नमस्कार, मैं प्रभात एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार तक्षशिला विद प्रभात पर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास किस चीज की रहने वाली है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी हमारी वो एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुआ था हमारा 7 फरवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में, उसके जितने भी क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के दोस्तों पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन आज हम एक बेहतर अंदाज में और किस तरीके से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करके सॉल्व किया जा सकता था, वो आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही साथ में उन सभी बच्चों के लिए भी मैं ये क्लास लेकर आता हूं जो बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये क्लास केवल एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली दोस्तों, क्योंकि ये जो क्लास होगी आपकी, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी दोस्तों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। क्योंकि आपने देख लिया होगा कि कहीं ना कहीं एसएससी जीडी का जो क्वेश्चनों का लेवल है वो कहीं ना कहीं दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लेवल से थोड़ा ऊपर है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जैसे 2019 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था और जो 2024 में एग्जाम हुआ, तो कहीं ना कहीं धरती आसमान का फर्क आया लेवल में। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि जो भी बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो, वो एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चन करके जरूर जाए, ताकि उसको लाभ उठाने का मौका मिल सके, एग्जाम में वो क्वेश्चन को कर पाए, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन फिर से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होती है दोस्तों। तो चलिए फिर आज हम करते हैं इस खूबसूरत सी क्लास को स्टार्ट, जिसमें हम रीजनिंग और मैथ पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम रीजनिंग की क्वेश्चनों को करेंगे और उसके बाद फिर मैथ के क्वेश्चनों को करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि आज की जो क्लास रहने वाली है थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग की क्लास हम मतलब मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है हम एक ही क्लास में निपटाने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा करते हैं अभी शुरू। तो एसएससी जीडी का पेपर है दोस्तों, ये 7 फरवरी 2023 की शिफ्ट फर्स्ट में यहां पर क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी जीडी के। ठीक है, और जैसे कि आपके सामने पहले ही क्वेश्चन दोस्तों यहां पे पूछ लिया था एसएससी जीडी के पेपर में, ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन रीजनिंग में तीन टाइप के बनते हैं दोस्त, एक हमारा डायरेक्ट रिलेशन, एक इनडायरेक्ट रिलेशन और दूसरा कोडेड रिलेशन। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कोडेड रिलेशन से पूछा गया है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि आपको जो है टाइम ज्यादा ना लगे, वीडियो लंबी ना हो जाते, है ना। तो मैंने यहाँ पे पहले ही ये लिख दिया। देखिए, ब्लड रिलेशन में केवल दो ही कंसेप्ट है दोस्त, एक जेंडर का और एक जनरेशन का, एक जेंडर का और एक जनरेशन का। अब अगर मैं बात करूं जेंडर की, तो जेंडर दो ही है, एक मेल है और एक फीमेल है। अगर मेल है तो उसको हम करते हैं दोस्त स्क्वायर में बंद, और अगर फीमेल है उसको हम करते हैं दोस्त सर्किल में बंद। और अगर मैं बात करूं जनरेशन की, तो जनरेशन दोस्त हमारी दो ही है, या तो सेम जनरेशन हो सकती है या फिर जनरेशन में गैप हो सकता है। अगर जनरेशन सेम है, सेम जनरेशन का मतलब क्या होगा? सेम जनरेशन का मतलब होगा कि हो सकता है कि तुम्हारा भाई हो या तुम्हारी बहन हो या तुम्हारी बुआ का लड़का या फिर तुम्हारी बुआ की लड़की या तुम्हारे मामा का लड़का, ये सब तुम्हारी सेम जनरेशन में है। जैसे कि तुम्हारे पापा है, पापा का भाई, तो पापा और पापा का भाई भी सेम जनरेशन में आपस में। क्लियर है बात? अगर मैं बात करूं गैप की, तो गैप का मतलब क्या होगा दोस्त? गैप का मतलब होता है कि हो सकता है कि बड़ी पीढ़ी बन के जनरेशन बड़ी हो, तुम्हारे पापा या पापा के पापा, मतलब ये बड़ी पीढ़ी में चले गए, और हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे और उनके बच्चे ये छोटी पीढ़ी में चले जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? तो यानी कि जनरेशन में गैप ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। क्लियर है बात? तो अगर गैप होगा तो हम उनका जो डायग्राम बनाते हैं दोस्त, वो वर्टिकली बनाते हैं, यानी कि वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम उनको। क्लियर है बात? तो दो कंसेप्ट है पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए, जब भी आपके सामने इस टाइप का कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आप बैठो तो वहां पर देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको दोस्त जेंडर क्लियर करना है कि जेंडर तुम्हारा पहले वाले का क्लियर कर रखा है कि दूसरे वाले का। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डी ई की पुत्री है तो इसका मतलब पहले वाले का जेंडर क्लियर है। डी ई की माता है तो इसका मतलब पहले वाले का जेंडर क्लियर है। डी ई का पिता है, पहले वाले का जेंडर क्लियर है। डी ई का पति है तो पहले वाले का जेंडर क्लियर कर रखा है।
हालांकि पति और पत्नी के रिलेशन में दोनों का ही जेंडर क्लियर होता है, क्योंकि अगर ये पत्नी है तो वो पत्नी बनेगी, वो अलग बात है। लेकिन ये बोल रहा है कि डी के बारे में बताया गया, इन्फॉर्मेशन जो दी गई फिलहाल के टाइम पर डी के बारे में दी गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि पी स्टार टी डॉलर एक्स प्लस जेड, तो पी जेड से किस प्रकार संबंधित है, आपसे इतनी सी बात पूछ ली। तो प्यारे दोस्त, आपको करना क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात को। स्टार का मतलब होगा कि डीई का पति है, इसका मतलब पी जो होगा वो पति होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन चलेगा दोस्त इस तरीके से चलेगा, क्योंकि जेंडर पहले वाले का क्लियर है। ठीक ठीक है, तो पी टी का क्या होगा, पति होगा। तो पी पति है किसका दोस्त, टी का। टी का पति है। अगर पति पत्नी का रिलेशन है तो उन दोनों के बीच में दोस्त हम गठबंधन का जोड़ लगा देते हैं, यानी कि प्लस का साइन हम यहाँ पे लगा देते हैं कपल में। क्लियर है बात यहां तक? अब बात को समझिए। डॉलर का मतलब होगा यहाँ पे, डॉलर का मतलब डी की पुत्री है, तो इसका मतलब टी जो होगी एक्स की पुत्री होगी। टी पुत्री है एक्स की, तो एक्स ऊपर चला गया, एक्स की पुत्री कौन है, टी। अब यहाँ पे प्लस का मतलब क्या होगा, प्लस का मतलब होगा डी का पिता है, तो एक्स जो होगा वो जेड का पिता होगा। एक्स क्या है दोस्त, पिता है। किसका पिता है, जेड का। अगर ये जेड का पिता है तो टी का भी पिता होगा, तो जेड इसका मतलब टी की है तो बहन होगी, या फिर टी का भाई होगा। यहाँ पे जेड का जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि पी जेड से किस प्रकार संबंधित है, पी जेड से किस प्रकार संबंधित है, आपसे ये चीज यहाँ पे पूछी गई है। तो पी क्या लगेगा जेड का, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, जेड की बहन का पति है, तो मैं ये कह सकता हूं कि बहन का पति है, या फिर जेड का जीजा है, या फिर जेड का बहनोई है। तो कोई भी एक ऑप्शन में आपको मिलेगा, या तो जीजा मिलेगा, या बहनोई मिलेगा, या फिर बहन का पति मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्त, बहन का पति यहाँ पर ए ऑप्शन मेंशन किया हुआ है, तो आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पाई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमारा रीजनिंग में जो क्वेश्चन बनते हैं लेटर सीरीज से, तो लेटर सीरीज कैपिटल लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे फॉरवर्ड, रिवर्स और भी कई टाइप है, उनको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे एन है यहाँ पे एल है, तो यहाँ पे 14 है, एन की प्लेस वैल्यू 14 है, एल की प्लेस वैल्यू दोस्त 12 है। तो 14 में से 2 कम कर दिया 12, तो इधर देखोगे आप 8 में से 2 कम कर दोगे 6, तो इसका मतलब 12 में से 2 कम करोगे 10, यानी कि जे से हमारा आंसर शुरू होने वाला है। और आप देख पा रहे होंगे जे से हमारे सारे ऑप्शन जे से ही है। ठीक है, और अगर मैं लास्ट को चेक करता हूं डी और बी, तो 4 में से 2 कम कर दिया 2, यानी कि बी आ गया, और 24 में से 2 कम कर दिया 22, इसका मतलब 28 में से 2 कम करोगे यानी कि 26, यानी कि जेड पे खत्म होगा हमारा आंसर। तो ये ए पे खत्म है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब ए ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका, अब हमारे पास 3 ऑप्शन है जो जे से शुरू है, जेड से जेड पे खत्म है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे यू, यू और एस में क्या रिलेशन है, 21 और 19 2 कम कर दिया, यहाँ पे जेड है एक्स है, यानी कि 2 कम कर दिया, तो यहाँ पे भी 2 कम करोगे, 19 में से 2 कम करोगे क्यू, और 24 में से 2 कम करोगे 22, यानी कि वी। तो आंसर बनेगा जेड क्यू वी जेड, जेड क्यू वी जेड, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा दोस्त। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर से पूछा गया है, और सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर दोस्त केवल 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, 2 क्या 3 टाइप के मैं बोल सकता हूं। कि पहला टाइप होगा कि हम यहाँ पर व्यक्तियों को बंद आकृति यानी कि व्रत में बैठाते हैं, या फिर वर्ग में बैठाते हैं, या फिर षटभुज या पंचभुज, इस तरीके से हम बैठाते हैं। दूसरा बनता है दोस्त ओपन फॉर्म, जिसमें हम व्यक्तियों को पंक्तियों में बैठाते हैं। क्लियर है बात यहां तक? और तीसरा बनता है दोस्त हमारा मिक्स सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि जिसमें हम वेट के अनुसार बैठाते हैं, या फिर लंबाई के अनुसार बैठाते हैं, या आयु के अनुसार बैठाते हैं। क्लियर है मेरी बात यहां पर? अब बात को समझिए। क्वेश्चन में कहा गया 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और वी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो दोस्तों अगर उत्तर की ओर मुख करेंगे तो इस बात का मतलब ये होगा कि किसी भी व्यक्ति का राइट हैंड इधर पड़ेगा और लेफ्ट हैंड दोस्त इधर पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? अगर वो उत्तर यानी कि नॉर्थ की तरफ मुख करता है तो राइट हैंड उधर पड़ेगा, लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब बात को समझिए। कह रहा कि पी के दाएं और केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, कई बार बच्चा जो क्या काम करता है ऐसे सवाल में, जैसे उसने कहा 7 व्यक्ति, तो वो इस तरीके से पहले ही 7 निशान इस तरीके से लगा लेगा, सिंबल लगा लेगा इस तरीके से। तो दोस्तों आपको इस तरीके से कोई गलती नहीं करनी है एग्जाम में। आपको जब क्वेश्चन करना होगा तो अपने आप ये निशान लगते चले जाते हैं। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अब देखिए कह रहे कि पी के दाएं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब पी हमने यहां बैठा दिया, पी के दाएं ओर 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि 1 2 3 4, 4 व्यक्ति
पी के दाएं ओर बैठे हैं। और टोटल कितने हैं दोस्त? टोटल व्यक्ति है 7। अगर 4 व्यक्ति इधर बैठे हैं और पांचवा खुद ये है तो उसका मतलब 2 व्यक्ति दोस्त इधर बैठे होंगे। आप कहोगे यस सर, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात यहां तक? पी के दाएं ओर 4 व्यक्ति बैठे हैं, यहां तक हमारा हो गया। अब कह रहा है कि पी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर मैं बात करूं इधर, क्या मैं एस को इधर बैठा सकता हूं? आप कहोगे नहीं, क्योंकि इधर तो 2 ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एस इधर बैठेगा। पी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो 2 व्यक्ति हमने यहाँ पे बैठा दिए। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है पी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू वी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और टी वी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्त, वी के बारे में ना 2 इंफॉर्मेशन एक साथ दे रखी है कि वी के दाएं को तीसरे स्थान पर, दाएं मतलब राइट, वी के दाएं को तीसरे स्थान पर कौन बैठता है? क्यू। और वी के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठता है? टी। तो यहां पर हमें वी के बारे में 2 इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो दोनों को हमें एक साथ लेके चलना है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे बैठ सकता है क्या वी, तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पे नहीं बैठेगा। अगर मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ वी को, तो वी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर नहीं बैठ पाएगा कोई भी। तो इसका मतलब वी को बैठाने की पॉसिबिलिटी ये भी नहीं है, वी को बैठाने की पॉसिबिलिटी ये भी नहीं है। अगर मैं वी को यहाँ बैठा दूं तो तीसरे स्थान पर क्यू बैठ सकता है, लेकिन वी के दाएं दूसरे स्थान पर दोस्त टी भी तो बैठाना है। यहाँ पे तो एस बैठा है, तो इसका मतलब यहां पर भी हम वी को नहीं बैठा सकते। अगर मैं वी को दोस्त यहां पे बैठाने की कोशिश करूं, तो वी के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहां पे क्यू बैठा सकते हैं। वी के दाएं दूसरे स्थान पर हम टी बैठा सकते हैं, तो दोनों बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी वी को बैठाने की है। अगर मैं वी को यहां बैठाता हूं, 1 2 3 क्यू को यहां बैठा लोगे, वी के दाएं दूसरे स्थान पर टी को हम यहां पर नहीं बैठा सकते, तो वी को बैठाने की पॉसिबिलिटी ये भी नहीं है। तो हमारे पास वी को बैठाने की केवल एक पॉसिबिलिटी आई है। तो वी के दाएं तीसरे स्थान पर पहले बैठाओगे आप क्यू को, तो यहां पे बैठ गया कौन? क्यू। और वी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठाओगे टी को, तो यहां पे बैठ गया दोस्त टी। क्लियर है बात यहां तक? अब यहां तक हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यू टी के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। टी के बाएं तीसरे स्थान पर, टी यहाँ पे है। अब टी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? यू। तो यहाँ पे कौन आ गया दोस्त? यू आ गया। अब कौन बचा है दोस्त? हमारा एक बचा हुआ है आर, और स्थान भी हमारा कितने बचे हुए हैं भाई? एक ही बचा हुआ है, तो इसका मतलब आर को हम यहाँ बैठा सकते हैं। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है? पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, तो दाएं सिरे पर कौन बैठा है? आर। तो इस क्वेश्चन का दोस्त आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा कि आप चीजों को समझ पाए होंगे। तो जब भी आप अगर किसी व्यक्ति को ना बैठा पा रहे हो, तो आपको केवल और केवल एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है और इस तरीके से काटते हुए चले जाओ, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है दोस्त, अगर मैं बात करूं इससे पहले वाले सवाल सिटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है, तो दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं भाई, सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में फिक्स है, आना ही आना है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन दोस्त हमारे हर एक एग्जाम में पूछता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी की, जिसका हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की, तो दोस्तों तीन तीन क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछे गए हैं, तो यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। अगर मैं बात करूं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो 2 क्वेश्चन वहां पे भी बनते हैं। यूपीएसआई की अगर बात करता हूं, तो वहां पर भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है बात यहां तक? चलिएगा, अब करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो, तो आपको क्या करना है दोस्त? आपको ना केवल और केवल डिवीजन का सिंबल देखना है कि डिवीजन कौन से ऑप्शन में। तो आप कहोगे डी ऑप्शन में डिवीजन है। क्लियर है मेरी बात? हम पहली जो प्रायोरिटी रखते हैं वो डिवीजन की रखते हैं। क्लियर है बात? या तो वो आंसर बनेगा या फिर वो आंसर कटेगा, यानी कि ये तो होगा सही या फिर गलत होगा। ठीक है, अब देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि मल्टीप्लीकेशन की जगह हमें डिवीजन को रखना है, और डिवीजन की जगह में मल्टीप्लिकेशन को रखना है। तो जहां जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां पे डिवीजन लगाइए। तो आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, यहां पर अगर मैं भाग का निशान लगा दूं, तो क्या 45 हमारा 25 से कट पाएगा? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि ये इंटीजर में नहीं रहेगा, पॉइंट में चला जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा। लेकिन हमारे राइट हैंड साइड में ये जो 40 है, ये तो हमारा इंटीजर है और ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इस बात का मतलब है ये आंसर हमारा कभी भी नहीं बन सकता। क्लियर है बात यहां तक? तो डी ऑप्शन हमारा हुआ गलत। अब अगर मैं बात करूं
थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो आप देख पा रहे होंगे 40 एक बहुत छोटा सा नंबर है जो राइट हैंड साइड में रखा हुआ है। और आप देख पा रहे होंगे दोस्त 45 और 25 की अगर आप मल्टीप्लीकेशन करो, यानी कि अगर क्रॉस के साइन को अगर आप चेंज ना करोगे, तो यहाँ पे 45 और 25 इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो कभी भी 40 तो कभी दे ही नहीं सकता। इसका मतलब हमें जो छेड़छाड़ करनी है वो मल्टीप्लीकेशन के साथ करनी है। तो यानी कि मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस भी हो सकता है, और हमें छोटे नंबर पे जाना है तो हम कोशिश करेंगे माइनस करने की। यहाँ पे तो माइनस करते हैं यहाँ पे, और जहां माइनस होगा वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है मेरी बात? इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये हुआ हमारा सेटिस्फाई तो आंसर यही है। ठीक है, चलिएगा। अब मुझे एक बात बताओ, डिवाइड का साइन चेंज करोगे तो उल्टा होगा 16/1। 4 चौक 16, मतलब लिख के बता देता हूँ, 1/4। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओगे तो उल्टा होगा, ये 16/1 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? मल्टीप्लाई 5 प्लस और 45 माइनस 25, ये हमारा 40 के बराबर होना जरूरी है। अगर ये हुआ सेटिस्फाई तो आंसर हमारा यही है। फिर चलो चेक करते हैं भाई। 4 चौक 16, 4 हो गया, 4 पंजे 20, यहाँ पे 20 बनेगा। ठीक है, और प्लस 45 में से 25 कम कर दोगे तो यहाँ पे भी 20 बनेगा, और 20 20 40, यानी कि सेटिस्फाई हमारा हो चुका। तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब है। क्लियर है बात? ये लिखकर केवल इसलिए समझाया ताकि हर बच्चा समझ पाए, वरना हमारा काम यहीं पे आसान हो गया था। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 ही हो गया। 45 में से 25 कम करोगे, 20 और 20 40, सेटिस्फाई हो रहा था। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। अब देखिए कैसे करना है दोस्त। सेम अप्रोच जो अभी अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, तो 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, यानी कि जे से शुरू होगा आंसर हमारा। तो बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, सी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब आप देख रहे होंगे एम पे खत्म है और ये ऑप्शन हमारा एन पे खत्म है, तो लास्ट वाले को चेक करिए आप केवल। 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 3 14, यानी कि लास्ट में दोस्त एन आना चाहिए, तो एम नहीं आएगा। ए बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, डी ऑप्शन हमारा होगा। तो एलिमिनेशन हमने यहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है दोस्त, इस तरीके से आप अपना कीमती समय बचा सकते हो एग्जाम में बैठ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है दोस्त, ये हमारा डिक्शनरी एक छोटा सा टॉपिक होता है हमारी रीजनिंग में, और यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं तुम्हारे दिल्ली पुलिस की, तो कभी कभी दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चा ना कर पाए, है ना। हर बच्चा इसको आसानी से कर लेता है, लेकिन मैं करने के तरीके बताता हूं कि किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि हर बच्चा घर पे आकर तो हर क्वेश्चन को कर ही लेता है, लेकिन मेन चीज क्या है ना, एग्जाम में बैठकर प्रेशर के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वो बड़ी बात है। मानते हो मेरी बात, इस बात को? ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई दे, तो आपको क्या करना है दोस्त, सबसे पहले आप ऑप्शन पे कूद पड़िए। तो ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे सभी ऑप्शन में 4 4 4 4, सभी ऑप्शन में पहला जो डिजिट है वो 4 है। तो इसका मतलब 4 तो सब जगह कॉमन है, हमें इसको चेक ही नहीं करना इसका मतलब। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दूसरे डिजिट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब हमें जो कंपैरिजन करनी है वो 1 और 3 में ही करनी है, कि भाई पहले वाला शब्द पहले आएगा या फिर तीसरे वाला शब्द पहले आएगा, अल्फाबेटिकल सीरीज में। क्लियर है बात यहाँ पर? अब आप देख पा रहे होंगे डी ओ तक यहाँ पे सेम चला हुआ है। अब ये बताओ एम 13वें नंबर पर आता है, यू 21वें नंबर पर आता है, तो एम पहले आएगा, इसका मतलब तीसरा नहीं आएगा। जो जिसमें ऑप्शन में 3 है वो आंसर गलत होगा, जिसमें 3 है वो आंसर हमारा गलत होगा। अब हमारे पास बचता है आंसर वो ऑप्शन ए और बी। तो यहां पर आप देखोगे कि कहां तक सेम चला हुआ है, 4 1 3 तक ये सेम चला हुआ है। यानी कि अब हमें दोस्त जो चेक करना है वो केवल दूसरा शब्द और पांचवा वर्ड ही चेक करना है। अब दूसरा कहाँ है दोस्त, ये रहा। पांचवा कहाँ है, ये रहा। डी ओ तक ये सेम चला हुआ है, डी ओ तक ये सेम चला हुआ है। यहाँ पे जेड है तीसरे नंबर पर, 26वें स्थान पर आता है। ये डब्लू है 23वें स्थान पर आता है। इसका मतलब डब्लू वाला पहला आएगा, मतलब 5 पहला आएगा। अगर 5 पहले आएगा तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको डिक्शनरी के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। ये क्वेश्चन हमारा सिलोग्स का है, कथन एवं निष्कर्ष का है। अगर मैं बात करता हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यहां से एक क्वेश्चन दोस्त फिक्स है, हमेशा पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है। पिछले अगर आप क्वेश्चन करोगे, दिल्ली पुलिस के पीवाई को देखोगे, तो हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से एसएससी जीडी में भी एक क्वेश्चन दोस्त यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन की।
देखिए, ये मैं पहले भी पिछली क्लासेस में भी बोल चुका हूं कि ये जो स्लॉग्स का टॉपिक है, ये हम कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप पर जो तरीका आता हो उस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन जो मेरा मेथड है, मेरा मेथड दोस्त बिना पेन पेपर वाला है। देखते ही आंसर आप लगा सकते हो अगर मेरा तरीका आप सीख जाओ तो। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ी है स्लॉग्स की, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। 14 वीडियो है शायद, तो 7 वीडियो में आप सीख जाओगे, बाकी 7 वीडियो में प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। क्लियर है बात? जीवन में तो आपको किसी भी एग्जाम में जाओगे तो सिलोक्स टॉपिक आपको पढ़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा अब करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि निष्कर्ष कह रहा है कि हैंड वॉश और दवाई, सभी हैंड वॉश दवाएं हैं। अब देखो, हैंड वॉश यहाँ पे है, दवाई यहाँ पे है। इसका मतलब सेकंड वाले स्टेटमेंट का थर्ड वाले स्टेटमेंट के साथ क्या कर दिया, कनेक्शन करा दिया। अब कनेक्शन के लिए कॉमन टर्म चाहिए, यहाँ पे कुछ सैनिटाइजर है, यहाँ पे सभी सैनिटाइजर है। इसका मतलब कनेक्शन हो जाएगा, और कनेक्शन हो जाने के बाद जो स्टेटमेंट बचता है हमारा आधा अधूरा, उन दोनों को मिलाकर निष्कर्ष बन जाता है। तो सभी हैंड वॉश दवाएं हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल सही होगा। अब कुछ दवाएं हैंड वॉश है, इसने उल्टा भी पढ़ लिया तीसरे वाला निष्कर्ष, कुछ दवाएं हैंड वॉश है, तो ये भी बिल्कुल दोस्त हमारा सही होगा पहला तीसरा। अगर मैं बात करूं सभी दवाएं मास्क है, यानी कि दवाएं और मास्क में कनेक्शन कर रखा है। अब मुझे एक बात बताओ आप दोस्त, मास्क कहाँ मिलेगा? आप कहोगे मास्क मिलेगा हमारा पहले वाले स्टेटमेंट में। दवाई कहाँ मिलेगी? दवाई मिलेगी तीसरे वाले स्टेटमेंट में, यानी कि पहले को तीसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, सभी मास्क सैनिटाइजर हैं और यहाँ पर सभी सैनिटाइजर दवाएं हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया है ना। तो कुछ सैनिटाइजर है और सभी सैनिटाइजर है। अब इसने क्या पढ़ा, सभी दवाएं मास्क है, सभी दवाएं मास्क है। इसने इस कुछ को क्या पढ़ लिया, सभी पढ़ लिया, यानी कि ये जो गलत होगा दोस्त हमारा, सभी के कारण गलत हुआ। अगर ये ऐसा होता कि कुछ दवाएं मास्क है, तो ये बिल्कुल हमारा सही होता, क्योंकि कनेक्शन यहाँ पे हम कर सकते हैं, कुछ सैनिटाइजर और सभी सैनिटाइजर ये कटेंगे, और कुछ दवाएं मास्क है ये भी सही बनता, और सभी मास्क दवाएं हैं ये भी सही बनता। लेकिन इसने सभी के कारण, सभी दवाएं मास्क है, इसने ये पढ़ लिया, इसलिए दोस्त ये गलत हुआ। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा, कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक होता है छोटा सा, और अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों 3 टाइप के क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नंबर 1 होता है हमारा लेटर कोडिंग, नंबर 2 होता है नंबर कोडिंग, और तीसरी होती है दोस्त हमारी मिक्स कोडिंग। तो जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये आपका मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, और इस तरह के क्वेश्चन को हम केवल एक ही मेथड से करते हैं सॉल्व, उसका नाम है कंपैरिजन मेथड। तो केवल कंपेयर करना है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे लास्ट में पूछ के आ रहा है, कह रहा है कि शब्द मैंगो के लिए कौन सा कूट होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप जाइए, मैंगो कहाँ लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर मैंगो तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप ये देखिए, मैंगो और भी कहीं लिखा हुआ है क्या, तो मैंगो और कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखोगे स्वीट लिखा हुआ है, स्वीट। अब स्वीट पहले वाले में है और दूसरे वाले में है, तो पहले वाले के जो कोड है वो ये रे, री और डी। दूसरे वाली लाइन के जो कोड है डी मी की है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो स्वीट का कोड सबसे पहले आप पता करो, स्वीट का कोड क्या होगा। तो स्वीट का कोड दोस्तों यहाँ पे कॉमन आपको दिखाई दे रहा है डी, और यहाँ पे भी पहले वाले में स्वीट का कोड क्या दिखाई दे रहा है, डी। यानी कि स्वीट का कोड क्या बनेगा, डी। इधर भी स्वीट का कोड क्या बनेगा, डी। क्लियर है बात? क्योंकि अगर इन दोनों लाइन में स्वीट कॉमन है, तो इनके कोड में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अब इसमें री तो कॉमन नहीं है, डी कॉमन है, तो स्वीट का कोड क्या होगा, डी होगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इज दिखाई दिया, तो इज का कोड आप निकाल लो। इज कहाँ मिलेगा, आप कहोगे तीसरे वाले में मिलेगा इज। अब इधर कॉमन क्या होगा, मी और की, और इधर इसमें कौन कॉमन है, मी और की। यानी कि आप देख पा रहे होंगे की और की यहाँ पे कॉमन चला हुआ है, ली और पी इसमें नहीं है। तो इज का कोड क्या होगा, इज का कोड होगा दोस्तों की। तो बचा क्या, मैंगो। तो मैंगो का कोड क्या बनेगा, फिर आप कहोगे सर मैंगो का कोड बनेगा मी। तो आंसर क्या होगा फिर आपका, ए ऑप्शन। क्लियर है बात यहां तक? इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है, फिर से ये क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा गया है, और मैंने पहले ही कहा था कि 2 क्वेश्चन दोस्त यहाँ पर बनते जरूर है एसएससी जीडी में। ठीक है, और वैसे हर पेपर में पूछे जाते हैं ये वाला टॉपिक। और कोई भी बच्चा, मुझे पता है कि कोई भी बच्चा खुद से प्रैक्टिस इन क्वेश्चनों की नहीं करता। किसी प्रीवियस को लगा लिया तो उसमें आगे तो कर लिया, वरना कभी भी अलग से चैप्टर इसको नहीं पढ़ता, ये मैं जानता हूँ अच्छे से। ठीक है, अब बात को समझना भाई। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो, मैंने एक ही तरीका बता रखा है आपको, क्लास में भी मैं बताता हूं हमेशा, कि आपको डिवीजन वाले
डिवीजन को चेक करना है। डिवीजन का सिंबल आपको एक तो बी ऑप्शन में दिखाई दिया, एक सी डी ऑप्शन में दिखाई दिया, बी और डी में। अगर मैं माइनस की जगह डिवीजन लगा दूं, माइनस की जगह डिवीजन लगा दूं, तो आप मुझे बताओ दोस्त, 6 को 16 पूरा पूरा काट पाएगा क्या? आप कहोगे नहीं, 296 इंटीजर है, तो ये आंसर तो कभी बन ही नहीं सकता। क्लियर है बात? और अगर मैं मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन लगा दूं, और मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन लगाओगे तो आप कहोगे सर 72 को 3 पूरा पूरा काट देगा। क्लियर है बात यहां तक? और जहां पर मल्टीप्लाई है वहां डिवीजन, और जहां पर डिवीजन है वहां पर मल्टीप्लाई, तो लगाओ। तो 3 से काट दोगे भाई, 24 3 72 होगा, प्लस लगाओगे, 6 8 48 का 8 का 4, 6 चौक 24 और 4 कितना हो गया 28, और माइनस के 16 और कर दोगे, है ना। आप चेक करिए यूनिट डिजिट सबसे पहले, 8 और 4 12, 12 में से 6 कम करोगे 6, तो यूनिट डिजिट मैच करती है, तो होने की संभावना है। इसका मतलब 8 में से 6 कम कर दोगे 2, 8 में से 1 कम कर दोगे 7, तो 272 इसमें 24 में जोड़ दोगे, 4 और 2 6, 7 और 2 9, 296, ये हो चुका दोस्त सेटिस्फाई। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। तो देखना आपने प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन और प्लस को हमने छेड़ा भी नहीं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहली जो प्रायोरिटी होगी हमारी वो होगी डिवीजन वाले सिंबल को कर लगाने की। क्लियर है बात यहां तक? या तो क्वेश्चन हमारा, ऑप्शन हमारा सही होगा, या फिर ऑप्शन हमारा खुद ही कट जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? देखते ही कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये आ चुका है दोस्त, हमारा नंबर सीरीज से। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार जो है इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, है ना, खुद से ट्राई करो एक बार, और फिर ये है बताना आपका आंसर मैच होगा कि नहीं होगा कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को फिल करती है। तो आप देखिए दोस्त, कितना आसान सवाल है, ठीक है ना। देखिए, 8 दूनी 16 हो रहा है, 16 में से एक कम कर दोगे 17, 17 दूनी 34, 34 में एक जोड़ दिया, यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 में एक जोड़ना है, ठीक है, डबल करके एक जोड़ना है, 8 दूनी 16, 16 में एक जोड़ दिया 17, 17 दूनी 34, 34 में एक जोड़ दिया, तो 35 दूनी 70, और 70 में दोस्त एक जोड़ दिया, तो आंसर आया 71। तो ऑप्शन में हमारा 71 है, ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा जवाब होगा। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरीका अप्लाई करो क्वेश्चन को करने में, आप दूसरे भी तरीके से देख सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 8 और 2 10, 17 और 2 19, 35 और 2 37। अब इसका मतलब यहाँ पे आप लगा सकते हो अप्लाई, यहाँ पे कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो अप्लाई। अब 10 और 7 कितना हो गया 17, यहाँ पे 7 जोड़ दिया, 19 और 35 में कितना हो गया 16 जोड़ दिया, और यहाँ पे हमें पता करना है। तो आप देख रहे होंगे 7 दूनी 14, डबल करके यहाँ पे दो ऐड हुआ है, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 में दो ऐड हुआ है 34, यानी कि यहाँ पे 34 ऐड करना पड़ेगा। तो 37 में 34 जोड़ दोगे आप, तो भी 71 ही आना है, या फिर अल्टरनेट सीरीज आप ले लोगे तो भी हमारा आंसर बनेगा। यहाँ पे दो दो सीरीज बनी हुई है, 10 दूनी 20 माइनस 1, 19 दूनी 38 माइनस 1, दो सीरीज अल्टरनेट सीरीज चली हुई है, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन फिर से हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट से दो दो क्वेश्चन दोस्त हमारे इस एग्जाम में पूछे गए थे। तो एक बार मैं चाहूंगा कि खुद ट्राई करो एक बार करने की, फिर उसके बाद आंसर मैच करना आपका क्या आंसर आया, ठीक है। चलिए भाई करते हैं शुरू। क्वेश्चन में कहा गया कि 6 मित्र अमर, विप्लव, चितरंजन हो गए, है ना, ये चिरतन, ये शायद मिसप्रिंट है, देखो अच्छा चिरंतन ही है, चलो जो भी है ना। अच्छा चितरंजन नाम होता है, चिरंतन तो कुछ सुना ही नहीं आज तक, है ना, चलिएगा। तो चिरंतन, दिव्या, एलिजाबेथ और फिरोज एक वर्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि भाई वृत्ताकार मेज है, ठीक है, मेज कैसी है दोस्त, वृत्ताकार मेज है, तो हमने वृत्ताकार मेज इस तरीके से बना ली भाई, ठीक है दोस्त। तो ये हमारी एक वृत्ताकार मेज होगी। अब इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं, और इन सब का मुख केंद्र की ओर है। अब 6 निशान आप लगाओगे, सबसे पहले ये हमारा सेंटर हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से हमने सबसे पहले 6 लोग इस तरीके से बैठा दिए, और सबका मुख केंद्र की ओर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटर की ओर सबका मुख है। क्लियर है बात यहां तक? अब सभी का मुख अगर सेंटर की ओर है, तो आप जानते हो कि राइट हैंड क्या पड़ेगा, राइट हैंड, राइट, राइट का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है मेरी बात? और अगर मैं बात करूं लेफ्ट की, लेफ्ट हैंड की बात करूं, तो लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होगा दोस्त? क्लॉकवाइज होगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि अमर विप्लव के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, अमर का मतलब ए, विप्लव का मतलब बी, और चिरंतन का मतलब सी, और दिव्या का मतलब डी, और एलिजाबेथ का मतलब ई, और फिरोज का मतलब एफ, यानी कि 6 लोग हैं। एफ तक समझ लो, ठीक है। अब ये कह रहा कि अमर, अमर मतलब ए, विप्लव के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। बाएं का मतलब क्लॉकवाइज। अगर आप अमर को यहां पर बैठा दो, अमर के बाएं यानी कि क्लॉकवाइज तीसरे स्थान पर, एक दो तीन, तो यहाँ पे कौन बैठा है? विप्लव बैठा है। क्लियर है मेरी बात? यहां तक तीसरे स्थान पर, यहां तक हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब क्वेश्चन में कहा गया चिरंतन अमर के, अमन लिख रहा है, अमर ही है, ठीक है ना। चिरंतन अमर के ठीक बगल में है। अब जो चिरंतन है दोस्त, वो अमर के ठीक बगल में है। अब मुझे एक बात बताओ, अमर के ठीक बगल में, ये कहा गया चिरंतन अमर के ठीक बगल में है। अब अमर कहाँ है? अमर यहाँ पे है। अमर के बगल में इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। इस बात का मतलब ये हुआ, या तो इधर बैठेगा या फिर इधर बैठेगा चिरंतन। यानी कि हमारे पास चिरंतन को बैठाने की दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर दोस्त आ चुकी है। अगर दो पॉसिबिलिटी आ चुकी है, तो हम दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं दोस्त, ताकि हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, है ना। अब देखिएगा, दो पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं इस तरीके से जल्दी से। अब आप समझिए, देखिए चिरंतन अमर के बगल में बैठा है, ये बात हमें क्वेश्चन में दे दी गई, ठीक है ना। अमर के बगल में बैठा है। अगर मैं चिरंतन को यहां बैठा दूं इसमें, और यहां पर अमर है, और चिरंतन को यहां बैठा दूं, यहां पे अमर है और यहां पे कौन था दोस्त? विप्लव था, ठीक है। एक जगह तो मैंने चिरंतन को इधर बैठा दिया, अमर के इधर भी आ सकता है, एक जगह मैंने इधर बैठा दिया। क्लियर है बात यहां तक? अब क्वेश्चन में कहा गया कि एलिजाबेथ दिव्या के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। एलिजाबेथ दिव्या के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। आप मुझे एक बात बताओ, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी हमने अभी तक एलिजाबेथ और दिव्या को फिक्स नहीं किया, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट को अभी हम छोड़ देंगे, ना तो हमें दिव्या का पता, ना एलिजाबेथ का पता। अब क्वेश्चन में चिरंतन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है। चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है, इसका मतलब दिव्या यहां पर नहीं बैठाई जा सकती। तो दिव्या को बैठाने की दो पॉसिबिलिटी है। अब एलिजाबेथ दिव्या के दाएं तरफ है। अगर मैं दिव्या को यहां बैठा देता हूं, तो दिव्या के दाएं तरफ कौन बैठेगा भाई? दिव्या के दाएं तरफ एक और दो, तो इसका मतलब यहाँ पे तो एलिजाबेथ नहीं बैठ सकती। अगर मैं दिव्या को यहां पर बैठा देता हूं, तो एक दो, तो यहाँ पे बैठ सकती है एलिजाबेथ। तो दिव्या को अगर मैंने यहाँ पे बैठाया, इसके दाएं दूसरे स्थान पर एलिजाबेथ यहाँ पर आ सकती है। अगर एलिजाबेथ यहाँ पर आई, तो बचा कौन? फिरोज, यानी कि फिरोज यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे भी सेम अप्रोच हम लगा के देखते हैं। चिरंतन के बगल में दिव्या नहीं बैठती है, चिरंतन दिव्या के बगल में नहीं बैठती है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो नहीं बैठ पाएगी। अब हमारे पास दो जगह है जहां हम दिव्या को बैठा सकते हैं। अब दिव्या के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है एलिजाबेथ, तो पहला स्थान दूसरा स्थान, तो यहाँ पे एलिजाबेथ नहीं आ सकती, तो दिव्या को यहाँ पर नहीं बैठाया जा सकता। अगर मैं दिव्या को यहाँ पर बैठाता हूं, तो एक और दो, एलिजाबेथ को यहाँ पर भी नहीं बैठाया जा सकता। इसका मतलब दिव्या ना तो यहाँ पे आ सकती, ना दिव्या यहाँ पे आ सकती, और ना ही दिव्या यहाँ पे आ सकती। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हुई। तो हमारी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही कौन सी होगी? पहले वाली। तो कई बार क्या होता है दोस्त, एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने हो सिटिंग अरेंजमेंट का, और कई बार दो क्या तीन पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब बच्चा क्या करता है, वहीं पे कोशिश करता है करने की, बिना पॉसिबिलिटी बनाए क्वेश्चन को करने की कोशिश करता रहता है। तो कई बार वो जो रफ पेज होता है, उसको जो है काट पीट के खराब कर देगा। और जब कई बार काटेगा पीटेगा, तो क्या होगा, उसका माइंड ना इतना थक जाएगा, वो क्वेश्चन को स्किप करके फिर अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर पॉसिबिलिटी बनती है, तो भाई बना लो, क्योंकि कोई किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने वाली। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और बिना दिमाग को थकाए करना है, और बिना दिमाग के थकाए करना है, तो दो पॉसिबिलिटी पे काम कर सकते हो इस तरीके से, और आपका आंसर 100% प्यारे दोस्त होगा ही होगा फिर। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो इस सवाल में क्या पूछ लिया, क्वेश्चन में पूछ लिया फिर, विप्लव के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है? तो विप्लव कहाँ है भाई? विप्लव हमारा यहाँ पे है। अब विप्लव के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है? तो आप कहोगे सर इसका बायां हाथ यानी कि क्लॉकवाइज कौन बैठा है? दिव्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी कि दिव्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है बात यहां तक? इस तरीके से हमें करना था क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये जो क्वेश्चन है, ये मैं कह सकता हूं कि जिसने आज तक कंपटीशन की तैयारी तक नहीं की, एक अनपढ़ आदमी भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, ये फ्री का नंबर है बिल्कुल। कह रहा है कि मकड़ी मकड़ी का जाला, घोड़ा कहाँ रहता है, हवेली में? नहीं, अस्तबल में रहता है। तो इस बात का मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन है, और दिल्ली पुलिस में दोस्त तीन तीन क्वेश्चन यहां से बनते हैं, फ्री के नंबर है। और ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैं तरीका आपको बता देता हूं। भाई इसमें क्या होगा, मिरर इमेज में लेफ्ट की चीजें राइट में बदलेगी और राइट की चीजें दोस्त लेफ्ट में बदलेगी। बस केवल ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, और आपको कुछ नहीं करना। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका, जो मिरर इमेज के क्वेश्चन को आप जल्दी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब तरीका क्या होगा, ध्यान दो। तरीका ये होगा कि आपके पास चार ऑप्शन है। अब इन चार ऑप्शन में से कोई भी दो ऑप्शन को पकड़ लो, कोई भी दो ऑप्शन को, और उनमें कंपेयर करो। अब देखो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन में लेके चल रहा हूं। अब आपको देखना है कहां तक सेम चला हुआ है। आप कहोगे सर ए तक ये सेम चला हुआ है, क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे छोटा टी है, यहाँ पे बड़ा टी है। अब इधर एक नजर डाल लो, यहाँ पे बड़ा टी है, इसका मतलब छोटा टी वाला आंसर हमारा गलत होगा। क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके से आप इन दो ऑप्शन पे जाओ, इन दो ऑप्शन में देखो सेम कहां तक चला हुआ है। अब आप कहोगे सर ये ए तक सेम चला हुआ है, आप कहोगे ए तक सेम चला हुआ है। यहाँ छोटा टी है, यहाँ बड़ा टी है, और छोटा टी हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके से जो दो ऑप्शन हमारे बचे हुए हैं, इन दोनों ऑप्शन में आप कंपेयर करोगे तो दोस्तों आपको दिखेगा कि ये टी तक सेम चला हुआ है, टी तक। तो ये टी तक सेम चला हुआ है। यहाँ पे छोटा एस है और यहाँ पे बड़ा एस है। क्लियर है मेरी बात? अब आप देखोगे कि इसमें छोटा एस है कि बड़ा, आप कहोगे सर बड़ा एस है इसके अंदर, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी आंसर सही होगा, सी ऑप्शन हमारा गलत होगा। देखिए कितनी आसानी से हमने इन क्वेश्चनों को कर लिया और टाइम भी बचा लिया। तो आपको भी इसी तरीके से अप्लाई करना है जब मिरर इमेज के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मिरर इमेज के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है दोस्त, और कई तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। अब इसमें आप देखते ही समझ जाओगे कि करना क्या है। आपको मैं देता हूं 15 सेकंड का टाइम। ठीक है, करिए फटाफट, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन चेक कराऊंगा। ठीक है, चलिएगा। चलिए भाई बच्चों, कर लिया होगा आपने, इस क्वेश्चन का जवाब निकाल लिया होगा। अब देखिए करना क्या है। देखिए 14 से 12, 12 से 27, तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें अल्टरनेट सीरीज दिख रही है। 14 दूनी 28 और -1। अब यहाँ पे 27 दूनी 54, 54 में से एक कम कर दोगे 53 दूनी 106, 106 में से एक कम कर दोगे तो 105 इसमें आने वाला है। क्या हमारे ऑप्शन में है 105? आप कहोगे पहला ही ऑप्शन 105 है। तो सिंपल इस तरीके से आप देख सकते हो, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो डाइस का क्वेश्चन है, और दिल्ली पुलिस में 3 क्वेश्चन डाइस के पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके सामने यहाँ पे एसएससी का पेपर चला हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है तो काफी है क्वेश्चन भी। ठीक है, अब बात को समझना दोस्त। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई तीन दर्शाने वाले, क्या कह रहा है, तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या याद कीजिए। कई तरीकों से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब बात को समझिए। भाई तीन के अपोजिट पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे तीन यहाँ भी है और यहाँ भी है। तीन के अपोजिट कभी ना तो दो हो सकता, ना कभी चार हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके पड़ोसी है, विपरीत तो हो ही नहीं सकते। तीन के अपोजिट ना कभी 6 होगा ना कभी 5 होगा, क्योंकि पड़ोसी है। तो बचा कौन? आप कहोगे सर एक बचा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का जवाब होगा। क्योंकि किसी भी डाइस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं, और उसमें दोस्त 3 भी आ गया, 2 भी, 4 भी, 6 भी, 5 भी, एक ही डिजिट बचा हुआ था, एक, यानी कि 3 के अपोजिट 1 है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप लगा सकते हो कि आप 3, इसमें दोनों में कॉमन क्या है? 3। तो आप इधर से क्लॉकवाइज चलोगे तो 3 4 2, इधर से भी क्लॉकवाइज चलोगे दोस्त, 3 5 6, तो 5 यहाँ आ गया, 6 आ गया, और जो बचा वो यहाँ पे आ गया। 3 के अपोजिट पूछ रहा था 1, 4 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 3। इस तरीके से हम सभी डिजिट के अपोजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। ये क्वेश्चन दोस्त हमारा नंबर एनालॉजी का है। एक क्वेश्चन क्या, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं तुम्हारे दिल्ली पुलिस में, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, बात को समझिए। भाई 42 है 91, 42 से 42 दूनी 84, यानी कि दुगुने से भी ज्यादा चल रहा है ना। अब यहाँ 149 है और ये 198 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दुगुने से कम ही है एक तरीके से मैं अगर कहूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक बात समझिए, दो में मैं क्या जोड़ू कि एक आ जाए, तो 9 और 2 11, यानी कि अगर मैं 9 जोड़ता हूं उसमें यूनिट डिजिट,
तो एक आती है ना। यहाँ पे भी अगर मैं 9 जोड़ दूं, 9 और 9 18, 8 आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस ही हो रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस चेक करते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। 11 में से 2 गए 9, और 8 में से 4 गए 4, यानी कि इसमें 49 ऐड किया गया है। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना ऐड किया होगा। 18 में से 9 गए 9, और 8 में से 4 गए 4, 49 इसमें ऐड किया हुआ है। इस बात का मतलब इसमें भी 49 ही ऐड किया गया होगा। आप कहोगे यस सर, 9 और 4 13, यूनिट डिजिट 3 इसमें है और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब आंसर दोस्त हमारा क्या होगा, 133 होगा। क्लियर है बात यहां तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में 3 से 4 देखने को मिलेंगे। अगर आप पीवाईक्यू चेक करोगे दिल्ली पुलिस का, तो 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखना, घुमाना अनुमान्य नहीं है, यानी कि हम किसी भी फिगर को घुमा नहीं सकते, है ना। अब यहाँ पे कहा गया कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में अंतर्निहित है, यानी कि सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन इसमें फिट किया जा सकता है, ये आपसे पूछना चाहता है एग्जामिनर। क्लियर है बात यहां तक। अब बात को समझिए भाई। आप ये कहोगे सर, यहां पर अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, तो ये वाली चीज हमें इसमें दिखाई दे रही है। ये वाली चीज हमें इस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, यहाँ पर ए ऑप्शन में ना, इस तरीके से। लेकिन आप कहोगे सर ये वाली लाइन नहीं दिख रही मुझे, इसके जस्ट ऊपर, यहाँ पे लाइन कुछ नहीं है, ऊपर है बहुत ज्यादा। तो यह आंसर हमारा नहीं हो सकता। क्लियर है मेरी बात यहां तक। आप कहोगे यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसी कोई आकृति तुम्हारे इस डायग्राम में है। आप कहोगे इधर को ये लाइन जा रही है, इधर से कोई लाइन नहीं गई, तो बी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि क्या ये वाली चीज हमारे इस ऑप्शन, इसमें क्वेश्चन में मेंशन है, तो आप कहोगे सर ये रही, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ठीक है भाई। और यहां से ये लाइन जा रही है, लेकिन इधर से कोई लाइन ये जा नहीं रही। क्लियर है बात। तो इसका मतलब इधर से कोई लाइन यहां पर देखने को नहीं मिली ऑप्शन में। ये लाइन तो है, ये वाली लाइन तो है, इधर वाली ये वाली लाइन हमें मेंशन नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। तो आंसर ये नहीं होगा, फिर डी ऑप्शन आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, देखिए बात को। देखिए भाई, ये वाली आकृति आपको इसमें यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, और ये वाली ऐसे दिखाई दे रही होगी, और ये वाली ऐसे दिखाई दे रही होगी, इस तरीके से, इस तरीके से। फिर ये ऊपर गया इस तरीके से, और ऐसे, और ये ऐसे आ गया। आप कहोगे यस सर, ये ऐसे आ गया, ये ऐसा आ गया, ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, और ये ऐसे भी है सरफेस, और ये वाला भी है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा। तो वैसे तो मैंने एक एक ऑप्शन आपको दिखा दिया, लेकिन आप देखते समझ रहे थे कि डी ऑप्शन ही आपका आंसर बनेगा, ठीक है दोस्त। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या दोगे आप। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ले सकती है। तो बताइए भाई क्या आंसर हो सकता है आपका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या आंसर हो सकता है भाई, बिल्कुल सिंपल। आपने बता दिया, आंसर होगा बी ऑप्शन। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो ब्लैक सर्किल है, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है। तो इसमें ब्लैक सर्किल 4 होने चाहिए। अब इसमें 3 है, ये आंसर नहीं, इसमें 3 है, ये आंसर नहीं, इसमें 2 है, ये आंसर नहीं, इसमें 4 है। जो होगा वो अंदर आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है बात यहां तक। तो अंदर आ जाएगा, तो बी आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अल्फाबेटिकल एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखते ही आप बता सकते हो कि इसमें हुआ क्या। आप कहोगे सर इसमें कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल पीछे से पढ़ दिया इसको ऐसे, यानी कि ई आर ए पी ई आर ई, ई आर ए पी ई आर पी, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको भी पीछे से पढ़ दिया, ई आर ए पी एम ओ सी, ई आर ए पी एम ओ सी, बिल्कुल ठीक है। तो इसको भी पीछे से पढ़ दोगे आप, आर आई ए पी एस ई डी। कौन सा ऑप्शन होगा, आर आई ए पी एस ई डी, यानी कि डी ऑप्शन दोस्त आपका आंसर होगा। यहाँ पे एस पी है और यहाँ पे पी एस, तो बिल्कुल सही होगा डी ऑप्शन। ये आर से शुरू नहीं है, ये एस से शुरू है, ठीक है। दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हुए। तो ये जो पैटर्न है दोस्त हमारा, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ रिवर्स पैटर्न चला हुआ है, पोजीशन में रिवर्स चला हुआ है। क्लियर है बात यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग की लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कर पाओगे। फटाफट करिए भाई, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, करिए फटाफट। करिए भाई फटाफट, है ना। कहा गया है क्वेश्चन में कि एक निश्चित कूट भाषा में PRIFLED को YQNE QDI
और ब्रीफ को लिखा गया है क्यू जी क्यू एन डी के रूप में। तो पूछ रहा है कि FALTER फाल्टर को क्या लिखा जाएगा। आपसे इतनी सी बात क्वेश्चन में पूछी गई है, तो बताओ क्या लिखा जाएगा। कर लिया होगा वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने। खैर चलिए देखते हैं आपका आंसर मैच किया जा सकता है या फिर कुछ अलग होगा आपका आंसर या कुछ, है ना। चलिएगा भाई, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। यहाँ टी है, यहाँ पे हमारा वाई है, तो यानी कि 5 जोड़ दिया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये 18 है, ये क्या है, यानी कि एक कम कर दिया। 9 है, ये 14 है, यानी कि 5 जोड़ दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 5 -1 +5, तो यहाँ -1 होना चाहिए। 6 में से एक कम कर दिया, 5, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब +5 -1 +5 -1, यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम चेक कर सकते हैं हम। 5 जोड़ोगे तो इसमें प्लस के 5, 2 और 5 7, बिल्कुल ठीक है। -1 कर दिया, बिल्कुल ठीक है। 5 जोड़ दो, 9 और 5 14, बिल्कुल ठीक है। -1 कर दिया, बिल्कुल ठीक है। और प्लस के 5 जोड़ दिया, 5 और 6 11, बिल्कुल ठीक है। तो सेम अप्लाई यहाँ पे कर दोगे आप। +5 करो, 6 और 5 11, के से शुरू होगा। सारे ऑप्शन के से शुरू है। यहाँ पे देखोगे +5 -1, तो यहाँ पे कितना हो गया, जेड के जेड। ये वाई है तो गलत हो गया, ये वाई है दोस्त, गलत हो गया। ठीक है। +5 -1 +5, 12 और 5 17, यहाँ पे क्यू है, बिल्कुल ठीक है। -1 करोगे, एस भी ठीक है। +5 करोगे तो 5 और 5 10, यानी कि जे। तो आंसर हुआ हमारा ए, -1, बिल्कुल ठीक है। तो ये गलत हुआ आंसर। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो पैटर्न चला हुआ है दोस्त, फॉरवर्ड +5 -1 +5 -1, ये फॉरवर्ड पैटर्न चला हुआ है। पहला लेटर पहले से ही चेंज है, दूसरा दूसरे से चेंज है। उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पाई होगी। तो भाई अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन ये किए, 20 क्वेश्चन हमने दोस्त यहाँ पे किए, और 20 के 20 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन थे। हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट पड़ाव खेलने वाले हैं, मैथ के साथ खेलने वाले हैं, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं। अब आएगा आपको और भी मजा। ठीक है। अब शुरू होता है दोस्त हमारा मैथ, और मैथ का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 41, क्योंकि बीच में दोस्त जो प्रीवियस है उसमें दूसरे सब्जेक्ट थे। ठीक है। तो मैथ आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू, और आपको टाइम दिया जाता है दोस्त ऐसे सवाल को करने का, मात्र 30 सेकंड। ठीक है। आप करिए और मैं तब तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा देता हूं, आप अपना आंसर चेक करना। ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन में कहा गया कि एक मकान का वर्तमान मूल्य इतना है। अब बहुत ज्यादा है तो इतना बोल दिया है ना। यदि इसके मूल्य में 5% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब डिक्रीमेंट होता है, यानी कि डिक्रीज होता है, तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा, आपसे ये पूछ लिया। भाई मकान का मूल्य जाहिर सी बात है इससे तो कम ही होना है। ठीक है ना, 46 से तो कम ही होना है। अब सारे ऑप्शन कम ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्वेश्चन में बोल ही रहा है। ठीक है। अब बात को समझिए भाई, 5% को पकड़ लो। आप मुझे एक बात बताओ, इस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे गुरुजी 1/20 होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आज वर्तमान में मकान का मूल्य 20 है, तो 1 साल बाद एक कम होगा। आप कहोगे यस सर। अगर वर्तमान में मकान का मूल्य 20 है तो 1 साल बाद कम हो गया 19 होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे यस सर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष, अगर वर्ष 3 है तो पावर कितनी करोगे, 3 करोगे। पावर कितनी करोगे, 3 करोगे। बात मानते हो मेरी ये, है ना। अगर 2 वर्ष होते तो इसका मतलब पावर हम कितनी करते, 2 करते। 4 वर्ष होते तो पावर कितनी करते, हम 4 करते। क्लियर है बात यहाँ पर। तो यहाँ पे 3 वर्ष है तो पावर कर दी हमने 3। आप कहोगे यस सर, यहाँ तक हमें कोई दुख कोई तकलीफ नहीं है। अब ये बताओ 20 की पावर 3 कितना हुआ भाई, 8000 हुआ। 19 की पावर 3 कितना हुआ, 19 की पावर 2 361 होता है, और गुणा 19 और कर दो। हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। क्लियर है बात, क्लियर है बात यहाँ तक। आप कहोगे यस सर। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, यहां पर शुरुआत में मूल्य कितना था हमारा इस मकान का, ये था 464 गुणा 10,000 था। क्लियर है। 464 गुणा 10,000 था मूल्य। हमने 0 0 वाला पोर्शन अलग कर दिया। इतना मूल्य शुरुआत में था। हम कह रहे हैं कि नहीं भाई, शुरुआत में हमारा 8,000 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 8,000 यूनिट की वैल्यू है। अगर ये 8,000 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे 8,000 से इसको डिवाइड कर देंगे हम। हमें बतानी है वैल्यू इसकी 361 गुणा 19 की। इसकी वैल्यू हमें दोस्त बतानी है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको, इसके 3 जीरो काट सकता हूँ, काट सकते हैं बिल्कुल। 8 से मैं इसको उड़ा सकता हूँ, बिल्कुल। 8 पंजे 40। ठीक है भाई। 64 8 अठी 64, यानी कि 58 बार ये पूरा पूरा कट चुका। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को।
अब आप देख पा रहे होंगे कि कैलकुलेशन ना बहुत बड़ी है। 58 की मल्टीप्लाई 361 में करनी, फिर 19 में भी करनी, तब जाके आपका कोई सा एक ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो ऐसे सिचुएशन में जब कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो थोड़ा सा, तो हमारे पास दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं। यूनिट डिजिट भी है हमारे पास, डिजिटल सम भी है हमारे पास, डिविजिबिलिटी रूल भी है हमारे पास। चाहो तो आप 19 का टेबल जो है पढ़ सकते हो, जो भी ऑप्शन कटेगा वो आंसर होने की संभावना होती है। तो क्यों हम 19 का पढ़ा पड़े, क्यों और कॉम्प्लिकेटेड करें? तो हमारे पास और तरीके भी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें 10 है, 10 को मैं अलग कर दिया है ना। तो यूनिट डिजिट चेक करते हैं भाई। 8 ही कम 8 एक, 8 ही कम 8, 8 की मल्टीप्लाई एक में करोगे 8 ही कम 8, 8 9 72, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आएगा, और 10 जो अलग कर रखा था उसकी साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20। यानी कि मैं कह सकता हूँ आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी लास्ट में 20 होगा। अब लास्ट में 20 होना चाहिए, यहाँ पे तो 0 0 है, ये आंसर हमारा कतई नहीं बनेगा। लास्ट में 20 होना चाहिए, ये आंसर नहीं बनेगा। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन बचे, एक तो ऑप्शन ए बचा, एक ऑप्शन डी बचा, इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब हम दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं जिसका नाम है डिजिटल सम। क्लियर है बात? अब हम यहाँ पे चेक करेंगे डिजिटल सम कितना है भाई। डिजिटल सम कितना है? तो 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना होगा? 4 होगा। यहाँ पे 10 का डिजिटल सम कितना होगा दोस्त? 1 होगा। यहाँ पे 6 और 3 9 कटेंगे, 6 और 3 9, ये 6 3 9 कट गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पे ये 9 हटेगा, तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 4 ही कम 4, 4 ही कम 4, 4 ही कम 4, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 4 होगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब ये चेक करते हैं। आप कहोगे 5 और 4 9, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम दोस्त 9 है, 4 नहीं आया, इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर है फिर हमारा ए ऑप्शन। चेक करते हैं भाई। तो आप कहोगे सर 7 और 2 9, क्लियर है बात? 8 और 2 10, यानी कि 1 आ गया, और ये 9 हटा दिया, 3 और 1 कितना आ गया? 4, क्योंकि यहाँ पे 8 और 2 10 का 1 बनेगा, 1 और 3 4, इसका डिजिटल हम 4 आया। तो इस बात का मतलब है कि इसका आंसर जो बनेगा वो ए ऑप्शन बनेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इस तरीके से दोस्त हम बिना कैलकुलेशन के भी अपने आंसर तक जा सकते हैं, अगर आपको ये टेक्निक पता हो तो। क्लियर? नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि एक पेंटिंग की कीमत 1,40,000 से बढ़कर 1,82,000 हो गई है। तो कह रहा है कि पेंटिंग की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो भाई ये बड़े बड़े नंबर आपको दे रखे हैं, तो सबसे पहले इनको इनकी औकात में लेकर आओ। ठीक है ना? कैसे आओगे? 3 जीरो पीछे से काट दोगे, 3 जीरो पीछे से काट दोगे। अब हमारे पास जो नंबर बचा 140 और 182 बचा, 140 और 182 बचा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मैं इसको 14 से काट दूं तो 10 बार कटेगा। 14 ही कम 14, 14 3 42, 13 बार कटेगा। अगर मैं एक जीरो धर बढ़ा दूं, एक जीरो धर बढ़ा दूं, तो कोई तकलीफ है आपको? आप कहोगे नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए लिखा हुआ था, 130 कर दिया गया, तो कितनी वृद्धि कर दी भाई हमने? 30 की वृद्धि कर दी 100 पर। तो 100 पर जो भी चेंज होगा वही परसेंटेज कहलाएगा। तो वृद्धि कितनी होगी? सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, 30% की हमारी वृद्धि होगी। क्लियर है बात यहां तक? तो इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चनों को जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सवाल आ चुका है दोस्तों आपके सामने, और मैं चाहूंगा एक बार आप खुद ट्राई करें। करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगी इन जैसे सवाल को करने की, इन जैसे सवालों को उधेड़ने की, वो क्या होगी वो आपको आप सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए नोट करिए भाई इसको, वो सॉल्व करिए इसको, है ना? मैं पानी पी लूं तब तक। नोट करिए भाई, वो सॉल्व कर लिया होगा आपने। चलिए भाई क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन में कहा गया कि 10%, 5% एंड 3.5% की क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या होगी? आपसे इतनी सी बात क्वेश्चन में पूछी गई है। यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछना चाहता है, अगर हमारे पास 3 डिस्काउंट दे रखे हैं तो तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? बात को समझिए भाई। मैं आपको बता दूं, कुछ परसेंटेज के डिस्काउंट निकालना बड़े आसान होते हैं, अगर हमारी परसेंटेज वैल्यू इंटीजर में दे रखी हो, यानी कि फ्रैक्शन में ना दे रखी हो। तो इंटीजर में अगर परसेंटेज वैल्यू हो तो हम आसानी से डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं, जैसे कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज इफ 2% आर गिवन।
यानी कि 2 डिस्काउंट परसेंटेज आर गिवन। क्लियर है बात? अगर हमें 2 परसेंटेज दे रखी है डिस्काउंट की, जैसे X%, Y%, और हमें इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो हम डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। अगर 2 डिस्काउंट परसेंटेज हमें दे रखा है तो तब उस सिचुएशन में हम ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्त हमें 3 डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी हो और हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, जैसे कि एक्स वाई और जेड है ना, एक्स वाई और जेड का इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 100। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज बनेगा। ठीक है। हो सकता है कि कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया, इनको इनको याद क्यों करें? भाई तुम्हें क्वेश्चन को जल्दी करना है तो कर लेना। अगर आप ये चाहते हो कि एग्जाम में आपको नहीं धीरे धीरे करना है, मजा लेकर करना है क्वेश्चन के साथ, तो भाई मत करना। क्लियर है मेरी बात? कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा फिर भी सजेशन दूंगा कि अगर जल्दी करना है तो भाई फॉर्मूला याद कर लेना, ये एक जगह नहीं कई जगह काम आएगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। अब देखिए, अब जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारा, नोट कर लिया होगा भैया आपने ये दोनों फॉर्मूले। ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा था, इस क्वेश्चन को अगर आप फ्रैक्शन में ब्रेक करके करो तो भाई बहुत टाइम लगेगा, यानी कि टाइम वेस्ट होगा। तो क्यों ना हम फॉर्मूला अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर ले, अगले क्वेश्चन पर जाए फिर, है ना? बात को समझिए। भाई हमारे पास 3 परसेंटेज रखी है, 10%, 5% और 3.5%। इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना है। तो भाई फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आप सबको जोड़िए। 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18.5, यानी कि डायरेक्ट 18.5 तो कभी आंसर बनेगा ही नहीं, तो डी ऑप्शन तो हमने देखते ही काट दिया। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि 18.5 से दोस्त कम ही होगा हमारा आंसर, ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है बात यहां तक? अब 18.5 से कम होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि 14.5% हो जाए, तो ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर डिफरेंस भी आएगा दोस्त, ये तो 1 का आएगा या 2 का आएगा। क्लियर है मेरी बात? अगर 1 का आया तो 17.4925 होगा, और अगर 2 का आया तो 16.9475% होगा। क्लियर है मेरी बात? डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आता, कम ही आता है। तो इसका मतलब अगर आपको तुक्का भी मारना पड़े तो बी और सी में से ही मारना है, फिर तो काम आसान हो गया और भी, है ना? अब सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। 10 और 5 15 और 3 18, यानी कि 18.5। क्लियर है मेरी बात? अब यहां से माइनस करोगे, माइनस क्या होगा ध्यान दो भाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 100। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, 10 गुणा 5 50 हो गया, और यहाँ पे 5 गुणा 3.5 करोगे, 5 ते 15, 5 पंजे 25, 17.5 हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक? 10 की मल्टीप्लाई 3.5 में करोगे तो कितना? 35 हो गया। ठीक है। और 50 और 30 80, 80 और 5 85, 85 10 95, 95 और 7 102.5, ये बनेगा 102.5। और बटे में 100 भी है तो दशमलव लगेगी यहाँ पे, एक पॉइंट इसके साथ था, और बटे में 100 है तो 2 और स्थान खिसकेगी, इतना माइनस होगा। ठीक है। अब बीच यहाँ पे क्या आएगा? प्लस एक्स वाई जेड बाई 10,000। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। 3.5 गुणा 10 कितना? 35, 35 पंजे 175। अब 175 को हमें 10,000 से डिवाइड करना है, 4 जीरो नीचे है, तो एक के बाद यहाँ पे जीरो लगा के एक के बाद लगेगा दशमलव, तो यानी कि 0.0175 हमें ये ऐड करना है। बस इसको सॉल्व करते ही आपका सवाल आपके हाथों में होगा। क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है। अब बात को समझिए, इसमें सबसे पहले आप जोड़िए, जोड़ दोगे, जीरो लगा दोगे, और 1 7 5 जोड़ के फिर घटाना है ना, 5 7 1 5 18.5 1 7 5, इसमें से इसको घटाओगे 1.025। तो जब आपने इसको घटाया तो आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे कितना बनेगा? 9, यहाँ पे बनेगा 4, यहाँ पे बनेगा 17, 17.4925, जो कि आपका आंसर सी होगा। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से, ज्यादा कैलकुलेशन न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। ठीक है। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, इस तरीके से हमें करना है, केवल ये वाली कैलकुलेशन हमने सॉल्व की। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। अब 44 जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप ऐसे सवाल को कर सकते हो। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं 2024 में ऐसे क्वेश्चन दोस्त पूछे जा चुके हैं, अलग अलग शिफ्ट में, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए भाई, एक बात मेरी याद रखना, जब भी आपसे पूछे रेट परसेंट क्या होगा, तो रेट परसेंट क्या होगा, तो रेट परसेंट के लिए आपको सीधा सीधा याद रखना है कि
मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन पर 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज और गुणा 100। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चाहे सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, चाहे सवाल आपका सिंपल इंटरेस्ट का हो, अगर रेट परसेंट पूछता है तो ध्यान रखना, मूलधन पर मिलने वाला 1 साल का ब्याज गुणा 100, उसी को हम रेट कहते हैं। क्लियर है मेरी बात यहां पर? अब यहां पे देखिए दोस्त, क्वेश्चन में कहा गया कि भाई 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुनी हो जाती है कोई राशि, कोई धनराशि, है ना, बोल रखा ना कोई धनराशि। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर मान के चलिए मेरे पास ना 1 रुपया था, अब जो ये 1 रुपया है ये 3 साल बाद कितना गुना हुआ? 3.375 गुना हो गया। क्लियर है? कितने साल में हुआ भाई? 3 साल में हुआ। क्लियर है मेरी बात? 3 साल में 1 रुपया 3.375 गुना हो जाता है 3 साल में, यानी कि 1 रुपया था, इतना गुना हो गया 3 साल बाद। ठीक है, अब एक बात समझना भाई, ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो बटे में कितना होगा? 1,000। अब 1,000 होगा तो यानी कि 1,000 की मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे, इधर 1,000 बन गया। ठीक है भाई, इधर 1,000 बन गया और ये पॉइंट हमने हटा दिया। क्लियर है बात यहां तक? तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 1,000 रुपए 3,375 रुपए बने कितने साल में? 3 साल में। क्लियर? हमें चाहिए 1 साल का, हमें क्या चाहिए भाई? 1 साल का चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए 1 साल का। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमें 2 साल में जाना हो तो हम स्क्वायर करते हैं, अगर हमें 3 साल में जाना हो तो क्यूब करते हैं, और अगर हमें 4 साल में जाना हो तो पावर 4 करते हैं। मानते हो मेरी बात इतनी? लेकिन अगर हमें 4 साल से 1 साल में वापस आना हो तो क्या करोगे? फोर्थ रूट करना पड़ेगा। और अगर 3 साल से 1 साल में वापस आना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। अगर हमें 2 साल से 1 साल में आना हो तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो यहां पर 3 साल से 1 साल में आना है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्त कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे क्यूब रूट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? तो 1,000 का क्यूब रूट कितना होगा? 10 होगा। और 3,375 का क्यूब रूट कितना होगा दोस्त? 15 होगा। तो 15 से 10 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। हमने रेशियो बना लिया कि भाई 1 साल में ये इतना हो गया, कि 1 साल में 2 रुपए 3 रुपए बन गए, 1 साल बाद 2 रुपए कितने हो गए? 3 रुपए बन गए। तो आप मुझे एक बात बताओ, अब अगर 2 रुपए 3 रुपए बने, अरे कोई तो वजह रही होगी। अब आप कहोगे सर वो ब्याज थी वजह, यानी कि 2 रुपए अगर 3 रुपए बने तो इसका मतलब 1 रुपये का ब्याज मिल गया। कितने रुपए पर? मूलधन यानी कि 2 पर। 2 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, तो 100 पर कितना? तो डायरेक्ट हमारी परसेंटेज कितनी आई? 50%। तो इतना ही करके हमें निकलना था, आंसर हुआ हमारा ए ऑप्शन। ये तो केवल समझाने के लिए इतनी बात बताई, वरना हमें देखते ही पता लग रहा था कि 2 से 3 हो रहा है तो 50% है ना। क्लियर है मेरी बात? याद रख, नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है तो हमेशा मूलधन पर 1 साल का ब्याज निकालना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 45। क्या कहा गया देखिए, आसान क्वेश्चन है। एक थोक व्यापारी के पास 1,000 किलोग्राम चीनी थी, जिसका एक भाग 6% लाभ पर और शेष 12% लाभ पर बेचता है। उसका लाभ कुल मिलाकर 10% है, तो 6% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी होगी? डायरेक्ट एलिगेशन लगा सकते हो आप। भाई 1,000 किलोग्राम चीनी थी, अब 1,000 किलोग्राम का कुछ भाग उसने 6% के लाभ पर बेच दिया, और जो बचा कुचा भाग था वो 12% के लाभ पर बेच दिया। अब ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से उसको कुल मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 10% का, जो कि इनका एवरेज परसेंटेज है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एलिगेशन लगाओगे दोस्त, एलिगेशन लगाओगे तो 12 में से 10 कम करोगे 2% आया, और 6 और 10 का डिफरेंस कितना? 4% आया। रेशो बन गया 1:2। तो मैं ये कह सकता हूं कि 6% पर उसने 1 यूनिट बेचा होगा। 6% पर उसने कितना बेचा होगा? 1 यूनिट। टोटल कितने में से भाई? 2 और 1 3, 3 में से कितना बेच दिया? 1 बेच दिया 6% पे। लेकिन हमें तो इसमें से बताना है 1,000 में से, तो 1,000 का 1/3 बेच दिया, इतने किलोग्राम बेच दिया 6% पर। 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 3 हो 3 3 हो 3 3 हो, 0.3333 चलता रहेगा। तो आंसर मेरे भाई क्या आंसर होगा हमारा? आंसर होगा फिर बी ऑप्शन। क्लियर है बात यहां तक? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं एलिगेशन लगाकर। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। बड़ा आसान क्वेश्चन था। कुछ सवाल तो बिल्कुल फिक्स होते हैं जो डायरेक्ट सवाल पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भाई, इंपॉर्टेंट भी है, और मैं कहूंगा इसको आप
अपने नोटबुक में नोट कर लेना जहां पे भी आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला टॉपिक किया होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, मजा आएगा करने में। मैं चाहूंगा कि एक बार जो है आप खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने के लिए, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करना कि आपने कैसा किया और मैंने कैसे बताया, ठीक है। चलिए भाई, करते हैं शुरू। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया देखें। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि राम और रमेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं। राम भी 2 किलोमीटर दौड़ता है, रमेश भी 2 किलोमीटर दौड़ता है, और राम 40 सेकंड से जीत जाता है। राम कितने सेकंड से? 40 सेकंड से जीत जाता है। राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 650 मीटर से जीत जाता है। यानी कि मैं ये बात तो समझ गया कि भाई इस क्वेश्चन में ना तीन लोग हैं, राम है, रमेश है और नरेश है। अब राम जो है विनर है, राम रमेश से भी जीतता है 40 सेकंड से, और राम नरेश से भी जीतता है 650 मीटर से। ये क्वेश्चन में कहा गया है दोस्त, ठीक है। अब बात को समझिए। जब रमेश और नरेश, क्वेश्चन में कहा गया कि जब रमेश और नरेश समान दूरी तय करते हैं, समान दूरी दौड़ते हैं, तो रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। तो रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। तो मैं यहां पे दोस्त ये भी समझ गया कि राम दोनों से जीतता है, लेकिन नरेश सबसे फसड्डी है, यानी कि रमेश जो नरेश है वो सबसे पीछे है। इसका मतलब क्योंकि नरेश से भी कौन जीतता है? रमेश जीतता है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कर कि राम 2 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लेगा। मेरी बात को समझना दोस्त। भाई अगर मैं ये कहता हूं कि ये हमारी 2 किलोमीटर की दौड़ है, ये 2 किलोमीटर की दौड़ है, क्लियर है मेरी बात यहां तक? ये पूरी 2 किलोमीटर की दौड़ है, यहां से लेके यहां तक की। अब राम दौड़ता है 2 किलोमीटर और रमेश भी दौड़ता है 2 किलोमीटर। राम दौड़ता है 2 किलोमीटर, रमेश भी दौड़ता है 2 किलोमीटर, लेकिन राम रमेश से 40 सेकंड से जीत जाता है। तो इस बात का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जितने समय में राम यहां से लेके यहां तक गया, ठीक उतने ही समय में रमेश तो बेचारा यहां तक ही आया होगा। है भाई, मैं ये कह सकता हूं अगर राम यहां पे आ चुका, पूरे 2 किलोमीटर की दौड़ लगा चुका, तो रमेश कहां तक पहुंचा होगा भाई? रमेश तो यहां तक ही आया होगा, क्योंकि 40 सेकंड से राम रमेश से जीतता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जितने समय में राम ने दौड़ पूरी की, उतने समय में रमेश ने ये दौड़ पूरी नहीं की। यानी कि रमेश अभी भी 40 सेकंड लेगा इस वाली डिस्टेंस को पूरी करने में। 40 सेकंड से जीतता है, यानी कि 40 सेकंड पहले रमेश से चला जाता है। तो यहाँ पे 40 सेकंड का यहाँ पे गैप आ चुका। क्लियर है मेरी बात? तो रमेश को ये वाली डिस्टेंस पूरी करने में कितना समय लगेगा? 40 सेकंड का समय लगेगा। क्या मैं ये बात कह सकता हूं? आप हो गए यस सर। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ठीक है, 40 सेकंड से राम जीतता है, यानी कि अभी रमेश यहाँ पे है, इस रमेश को यहां तक जाने में 40 सेकंड का समय और लगेगा। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैं बता रखा है कि रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। किससे भाई? नरेश से। रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं और रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। किससे? नरेश से। और ऊपर बता रखा है दोस्त, राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, राम 650 मीटर से जीत जाता है, ठीक है, नरेश से। यानी कि तीसरे नंबर पर कौन है? नरेश है। क्लियर? अब दूसरे नंबर पर कौन है? रमेश है। तो इसका मतलब रमेश यहां तक आया होगा, ये सॉरी नरेश यहां तक आया होगा, ये नरेश है, नरेश इसका मतलब यहां तक आया होगा। अब जो रमेश है वो नरेश से कितने सेकंड से जीतता है भाई? 25 सेकंड से। तो यानी कि जो ये गैप है बीच का, ये गैप कितना है भाई? 25 सेकंड का। ये गैप कितना है दोस्त? 25 सेकंड का। यानी कि रमेश तक आने में नरेश को ये वाली दूरी 25 सेकंड में पार करनी पड़ेगी कि नहीं? आप कहोगे यस सर। और राम 650 मीटर से जीतता है, राम जीतता है 650 मीटर से। किससे? नरेश से। क्लियर है बात? यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 650 मीटर है। मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूं ताकि चीजें आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है ना। अब बात को समझिए भाई, मैं दोबारा बता दूं, सवाल में जितनी बात दे रखी थी वो मैंने यहाँ पे छाप दी।
ठीक है। राम 40 सेकंड से जीतता है रमेश से, और राम नरेश से 650 मीटर से जीतता है, क्वेश्चन में दे रखा है, और रमेश नरेश से 25 सेकंड से जीतता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि राम जितने समय में यहाँ गया उतने समय में रमेश केवल यहाँ तक ही आया होगा। आप कहोगे यस सर, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कवर करने में रमेश को 40 सेकंड का समय और लगेगा। बिल्कुल सही है, आप कहोगे यस सर। अब अगर मैं बात करूं, रमेश यहाँ पर है, मान लो यहाँ तक ही 2 किलोमीटर है, रमेश यहाँ तक पहुंचा जितने समय में, नरेश केवल यहाँ तक ही पहुंचा। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस पार करने में, यहां तक जाने में नरेश को 25 सेकंड का समय लगेगा। आप कहोगे यस सर। तो मुझे ये बताओ, राम जीतता है नरेश से 650 मीटर दूरी से, तो यानी कि राम अगर यहाँ पे है तो नरेश यहाँ पे है, यानी कि 650 मीटर दूर है। तो नरेश को 650 मीटर की दूरी पार करने में कितना समय लगेगा? मुझे इतनी सी बात आप बता दो। 650 मीटर की दूरी, 650 मीटर की दूरी पार करने में नरेश को कितना समय लगेगा? 25 तो ये है और 40 ये है, तो आप कहोगे सर 65 सेकंड का समय लगेगा। 65 सेकंड का समय लगेगा। किसको लगेगा भाई? ये लगेगा नरेश को। किसको लगेगा? नरेश को। तो यहां से मैं नरेश का टाइम निकालने वाला हूं, ठीक है ना। तो 650 मीटर की दूरी तय करने में नरेश को 65 सेकंड का समय लगता है। तो आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर मैं 65 से इसको काट दूं तो इसका मतलब 10 मीटर की दूरी तय करने में, 10 मीटर की दूरी तय करने में नरेश को 1 सेकंड का समय लगेगा। आप कहोगे यस सर। तो 2000 मीटर की दूरी, क्योंकि 2 किलोमीटर की दौड़ है, तो 2000 मीटर की दूरी, 200 की मल्टीप्लाई इधर, 200 की मल्टीप्लाई इधर, तो 2000 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा भाई? 200 सेकंड का समय लगेगा। किसको? नरेश को। किसको भाई? नरेश को। क्लियर है बात यहां तक? अब क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि भाई मुझे बताना है कि राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने में लिया गया समय ज्ञात करो। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब राम का क्वेश्चन में पूछ रहा है, अब राम अगर 2 किलोमीटर दौड़ता है तो कितना समय लेगा? तो भाई नरेश जो है 200 सेकंड का समय लेता है 2 किलोमीटर की दौड़ को पूरी करने में। तो राम जो होगा वो 40 और 25 यानी कि 65 सेकंड कम लेगा, मतलब नरेश से 65 सेकंड कम लेगा, मतलब नरेश से। तो कितनी सेकंड लेगा फिर? आप कहोगे सर ये लेगा फिर आप 135 सेकंड। कितनी लेगा भाई? 135 सेकंड। कौन लेगा? राम। राम 135 सेकंड में ये पूरी 2 किलोमीटर पूरा कर लेगा। क्लियर है मेरी बात? अब ये बताओ, 135 सेकंड को क्या मैं ये नहीं लिख सकता 120 सेकंड और 15 सेकंड? 120 सेकंड और 15 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट, और बची कितनी? 15 सेकंड। तो 15 सेकंड। तो इस बात का मतलब है कि राम पूरी 2 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करने में 2 मिनट 15 सेकंड का समय लेगा, यानी कि डी ऑप्शन दोस्त हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं चीजें कवर हो चुकी होगी, आसान लगा होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि भाई रमेश कितना समय लेगा, रमेश कितना समय लेगा, तो आप कहोगे सर रमेश नरेश से 25 सेकंड कम लेगा, यानी कि 25 सेकंड कम कर दोगे आप 200 सेकंड में से, तो इसका मतलब ये 175 सेकंड में 2 किलोमीटर की दौड़ पूरा करेगा। क्लियर है बात यहां तक? तो यानी कि राम का पूछ ले, नरेश का पूछ ले, रमेश का समय पूछ ले, तो तीनों का समय यहां से हम निकाल सकते हैं। तो हो सकता है कि कल को भविष्य में ऐसा क्वेश्चन फिर से देखने को मिले आपको, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। वाकई में जबरदस्त क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था ये, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 47। कहा गया है कि यदि एक ठोस लंबवर्तीय शंकु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई h है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी? बात को समझना भाई। रेडियस आपसे पूछना चाहता है भाई। सबसे पहले आपको शंकु के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। शंकु का आयतन v दे रखा है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आपसे यहां पर रेडियस पूछी गई है, यानी कि हमें आर स्क्वायर को एक जगह रोक लेना है। बाकी आर स्क्वायर हमने यहां पर रोक लिया। अब ये बताओ, 3 की मल्टीप्लाई वी में कर दोगे तो 3v। अब जो पाई और एच है ये अपोन में चला गया, पाई और एच अपोन में चला गया, तो आर की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट कर दोगे, कंबल उड़ा दोगे इसको, तो 3v/पाई एच। कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब, 3v/पाई एच का स्क्वायर रूट। ठीक है भाई।
आसान सवाल था, डायरेक्ट एक तरीके से मैं कहूं कि फॉर्मूला ही आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 48, 48 देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। देखिए ये कह रहा है कि रेशियो का क्वेश्चन है एक तरीके से। क्वेश्चन में कहा गया कि 936 रुपए को पी क्यू आर में गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के बजाय 2-3-4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। वितरण में आर का लाभ क्या होगा? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आर का लाभ क्या होगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ठीक है, अब बात को समझना भाई। आर का लाभ यहां पर पूछा गया है भाई, 936 रुपए थे। अब इन 936 रुपए को हमें बांटना था तीन लोगों में। किसमें? पी, क्यू और आर में। किस रेशो में बांटना था भाई? 1/2, 1/3, 1/4 के रेशो में बांटना था। लेकिन गलती से हमने 2-3-4 के रेशो में बांट दिया। तो भाई सबसे पहले इसको इसकी औकात में लेकर आओ। ये 1/2, 1/3, 1/4 ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सही करिए। तो भाई इसमें ना 4, 3, 2 कैल्शियम कितना? 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो सभी में। तो 2×6 = 12, 3×4 = 12, 4×3 = 12। यानी कि जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 2×6 = 12, 3×4 = 4×3 = 12, तो इंटीजर फॉर्म में हमने इस रेशियो को लिख लिया। और ये रेशियो हमारा राइट है, इसी रेशियो में हमें बांटना था। ये रेशियो क्या है भाई? हमारा राइट है। लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया? हमने गलती से क्या कर दिया दोस्त? हमने गलती से इसको 2-3-4 के अनुपात में बांट दिया। 2-3-4 के अनुपात में बांट दिया, तो विभाजित कर दिया गया। ठीक है, वितरण में आर का लाभ क्या होगा आपसे पूछा गया है कि आर का प्रॉफिट बताओ कितना होगा। इतनी सी बात क्वेश्चन में दे रखी है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना। 936 रुपए थे, इस रेशो में बांटना था, लेकिन गलती से हमने इस रेशो में बांट दिया। यानी कि जितना धन हमें इस रेशो में बांटना था, उतना ही धन हमने गलती से इस रेशो में बांट दिया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, टोटल सम कांस्टेंट है। यानी कि जो पैसा हमें पहले वाले रेशो में बांटना था, वही पैसा हमने दूसरे में बांट दिया। तो यानी कि टोटल सम, टोटल मनी क्या है? कुल धन कांस्टेंट है। आप कहोगे यस सर। तो हम चेक कर लेते हैं कि सेम पैसा आ रहा है कि दोनों तरफ। 6 और 4 10 और 3 13, यहाँ पे 13 है यूनिट। यहाँ 2 3 5 और 4 9, यहाँ पे 9 है। तो ये तो बात गलत होगी ना भाई, जब टोटल सम कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 9 है, तो इस बात का मतलब ये बात गलत है। यहाँ पे दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब 6 और 4 10 और 3 13, 13 × 117, यहाँ पे 117 हो गया। 2 और 3 5 और 4 9, 9 में मल्टीप्लाई कर दोगे 13 की, अब ये भी 117 हो गया। यानी कि ऊपर भी टोटल सम कांस्टेंट हो चुका है 117 यूनिट, और नीचे भी टोटल सम कांस्टेंट हो चुका है दोस्त 117 यूनिट। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि भाई ये बताओ आर को कितना फायदा हुआ। तो हम चर्चा जो करेंगे आर पे करेंगे। 9×3 = 27, यानी कि आर को पहले एक्चुअल में 27 यूनिट मिलना था। 13×4 = 52, मिल कितना चुका? मिल कितना गया भाई? 52 यूनिट मिल चुका। आर को मिलना था 27 यूनिट, लेकिन मिल कितना गया? मिल गया उसको 52 यूनिट। तो इस बात का मतलब दोस्त मैं ये कह सकता हूं कि कितना एक्स्ट्रा मिल गया भाई आर को? है भाई, कितना एक्स्ट्रा मिल गया आर को? आप कहोगे सर 25 यूनिट एक्स्ट्रा मिल गया। अगर 25 यूनिट एक्स्ट्रा मिल गया तो आर को 25 यूनिट का फायदा नहीं हो गया? आप कहोगे यस सर। तो आंसर जो होगा फिर 25 का मल्टीपल होगा, 25 से कटने वाला आंसर होगा। तो डी ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन है। तो 25 यूनिट की वैल्यू इसका मतलब 200 रुपए है। तो यानी कि 200 रुपए का फायदा होगा। इतना काम करके आप निकल जाओगे अगले क्वेश्चन पर। खैर चलिए, टोटल धन कितना था भाई हमारा? 117। अब 117 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है? 936। एक यूनिट की वैल्यू 8 आई, और एक यूनिट की वैल्यू 8 आई, 25 8 200, यानी कि 200 ही आना है। क्लियर है बात यहां तक? क्योंकि कुल धन कितना आया हमारा यूनिट में? 117 यूनिट। अब 117 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारी 936 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। 25 की वैल्यू कितनी होगी? 200 होगी। तो इस बात का मतलब आर को फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 200 रुपए का। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आप कहोगे यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 49। बात को समझिए, क्वेश्चन में कितना आसान क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछ लिया। मैं कहूंगा कि इस सवाल को तो आप सेकंड्स में बना सकते हो, देखते ही आंसर बता सकते हो। अब देखिए, अब ये सवाल है, ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। भाई आप ये बताओ, ये 330% का इतना है, और इसका भी परसेंट का 600 है। तो यानी कि सब कुछ मल्टीप्लाई में चला हुआ है। यहाँ पे भी का है, और यहाँ पे भी का है, और साथ में 600 भी है और 30 भी है। आप कहोगे यस सर।
तो यानी कि 36 18, 18 में 9 भी छिपा हुआ है और 3 भी छिपा हुआ है। आप कहोगे यस सर, 18 में 9 भी है और 3 भी है। 9 को भी अगर तुम गोली मार दो तो मैं देख सकता हूं कि 3 का मल्टीपल तो आंसर होगा ही होगा, यानी कि आंसर में 3 तो छिपा होगा ही होगा। तुम मुझे बताओ 200 में कहाँ 3 आ रहा है, 500 में कहाँ 3 है ना? 3 से कटता ही नहीं, नहीं है कटता। तो एक ही ऑप्शन दोस्त हमारा 540 3 से कट रहा है। तो हम इस तरीके से भी तो देख सकते थे, जरूरी थोड़ी यार सवाल को सॉल्व करना। खैर चलिए अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही चुकी होगी कि देखते ही आंसर हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब बात को समझना भाई, मुझे एक बात बताओ कि ये 820 का 40, 820% का 40 है। परसेंट से क्या होगा, ये जीरो कट जाएगी। अब 80 गुना 4 करोगे 320, 4 दूनी 8, 328, यानी कि ये कितना आ गया, 328 आ गया। अब 328 में से 28 कम कर दोगे तो कितना हो गया, 300% हो गया। 300% का मतलब 3 हो गया, 300% का मतलब कितना होगा, 3 हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर दिया हमने, 3 आ गया। अब ये परसेंट भी हटा दिया तो 3 आ गया गुना, और यहाँ पे कितना है दोस्त, 600 है, गुणा 600। ये 30% है यहाँ पे। 30% का मतलब 3/10 होगा। आप कहोगे यस सर, जीरो से जीरो काट दी, 3 3 9, 9 6 54, यानी कि 540 आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से उड़ा सकते हो सवाल को हवा हवा में। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है करने की कोशिश करो एक बार जल्दी से, कैसे होगा और फिर मुझे बताओ कैसे होगा, अपना आंसर आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है? क्वेश्चन में कहा गया कि वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 12 और 21 दोनों से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपाती 36 है। बताओ भाई क्या आंसर होगा, बताओ जल्दी। आसान क्वेश्चन है, ठीक है? अब बात को समझिए भाई, कह रहा कि वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 12 21 दोनों में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपाती क्या होगा, 36 होगा। अब मेरी बात को समझ रहा भाई, आपने तृतीय अनुपाती अगर पढ़ रखा है, तृतीय अनुपाती का मतलब क्या है? तृतीय अनुपाती का मतलब है कि अगर हमें एक संख्या ए दे रखी है, एक संख्या बी दे रखी है, और हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो इस बात का मतलब होगा थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर बटा ए। यानी कि दूसरी संख्या के स्क्वायर को आपको डिवाइड किससे करना है भाई, ए से करना है, यानी कि पहली संख्या से हमें डिवाइड करना है। ये थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, आप कहते हो। ठीक है, मानोगे मेरी बात को? अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, जब ये सवाल आया इसमें से भी कुछ घटाने की बात कर रहा है, मान लो एक्स घटा दिया, इसमें से भी कुछ घटाने की बात कर रहा है, और फिर इनका थर्ड प्रोपोर्शनल 36 होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि ये सवाल को, इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, ऑप्शन होगा कि घटाने के बाद 36 आना चाहिए थर्ड प्रोपोर्शनल। तो भाई मैं कहता हूं कि अगर मैं 21 में से 5 घटा दूं तो ये 16 बनेगा, 16 गुना 16, और 12 में से 5 घटा दूं तो 7 बनेगा। तो 16 गुना 16 को 7 से डिवाइड करोगे कभी 36 आ ही नहीं सकता। अगर मैं 4 कम कर दूं 21 में से, 17 गुना 17 हो गया, और 12 में से 4 कम कर दूं 8 हो गया। तो 17 का स्क्वायर कभी 8 से कटेगा ही नहीं, कभी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर मैं 3 ले लूं तो 21 में से 3 कम कर दोगे 18 गुना 18, और 12 में से 3 कम कर दोगे 9। तो ये बात बन सकती है, 21 में से 3 कम करोगे 18 का स्क्वायर यानी कि 18 गुना 18, और 12 में से 3 कम कर दोगे तो 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। इसका मतलब आंसर हो गया हमारा फिर सी ऑप्शन। तो ये सवाल बेटा ऑप्शन से ही करना था। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एक्स वैक्स मान के सॉल्व करोगे कि एक्स घटा दिया, तो भाई लेंथी पड़ेगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन के लिए ही बना था एक तरीके से, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा दोस्त, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बात को समझना करना कैसे है। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तीन समान दूरियां, यह कह रहा है कि तीन समान दूरियां तय करता है और कुल 52 मिनट का समय लेता है, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में जो काम की चीज है वो है समान दूरियां। यानी कि यहां से हमें यह बात पता चलेगी दोस्त कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ना कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारे क्या है भाई, कांस्टेंट है। ये बात हमें यहाँ पे पता चल चुकी। अब अगर ये बात हमें पता चल चुकी तो अब हम इस बात का फायदा उठाएंगे, ठीक है? अब देखिए, ये डिस्टेंस है भाई, तीन समान दूरी हमने ये मान ली, इस तरीके से तीन समान दूरी हमने मान ली, ठीक है?
अब जो पहली दूरी है समान, वो 2 किलोमीटर की स्पीड से चला, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला। और जो दूसरी दूरी है ये चला 3 की स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और अगली जो समान दूरी है ये चलता है भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब दूरी अगर समान है तीनों के लिए, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है मेरे भाई, तो 2 3 4 का एलसीएम ले लो। आप कहोगे 2 3 4 का जो एलसीएम आया वो कितना है भाई? 2 3 4 का एलसीएम, आप कहोगे सर 2 3 4 का जो एलसीएम आया वो आया आपका 12। क्लियर? तो 12 यूनिट यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 12 यूनिट ये भी डिस्टेंस है, 12 यूनिट ये भी डिस्टेंस है, और 12 यूनिट ये भी डिस्टेंस है। क्लियर है मेरी बात? यहां तक चीजें क्लियर हो पाई होगी कि हमने डिस्टेंस क्या मान ली? 12 12 मान ली, क्योंकि सेम डिस्टेंस है। तो इसका मतलब हमें जो बताना है दोस्त, 12 12 24, 12 36, 36 यूनिट का मल्टीपल आंसर होगा। लेकिन सारे पॉइंटों में 36 का मल्टीपल आप देख सकते हो, कोई ऑप्शन है या फिर नहीं है। 4 और 2 6, 7 और 2 9, यानी कि 36 में 9 है, तो गलती से बच्चा 2.7 भी लगा सकता है। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है? अब बात को समझना भाई, अब बात को समझना भाई। ये बताओ, 2 की स्पीड से अगर 12 जाएगा तो कितना समय लेगा? 6। 3 की स्पीड से 12 जाएगा तो कितना समय लेगा? 3 चौक 12, 4 समय लेगा। 4 की स्पीड से अगर 12 यूनिट जाएगा तो कितना समय लेगा? 3 यूनिट का समय लेगा। यानी कि हमारा जो टाइम का रेशियो आया वो 6 4 3 आ गया। ये हमारा किसका रेशियो है भाई? ये हमारा टाइम का रेशियो यहाँ पे आ चुका है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब टाइम का रेशियो दोस्त हमने निकाल लिया। अब मुझे एक बात बताओ, कुल समय कितना है? 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि कुल समय जो लगा वो 13 यूनिट का समय लगा। अगर कुल समय 13 यूनिट का लगा, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि कुल समय ना 52 मिनट का है, और 52 मिनट का है कुल समय। क्लियर है मेरी बात? तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू दोस्त निकाल सकता हूं। आप कहोगे यस सर, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आई 13 चौका 52, यानी कि 4 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 4 मिनट। अब 4 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूं तो 4 को 60 से डिवाइड किया जा सकता है। 4 को 60 से डिवाइड करोगे तो 1/15 घंटा। मैं ये कह सकता हूं 1/15 घंटा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? आप कहोगे यस सर। तो अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर 4 की स्पीड से वो 12 यूनिट चलता है तो उसको 3 समय लगता है। 1 यूनिट की वैल्यू 1/15 घंटा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3/15, यानी कि 1/5 घंटा। 1/5 घंटा। क्लियर है मेरी बात? तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस हमने कवर की, इसको पार करने में उसको 1/5 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है मेरी बात? अगर 1/5 घंटे का समय लगेगा और हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, अगर अगर हमें ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है भाई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय लगा 1/5, यानी कि 4/5 किलोमीटर दूरी रही होगी। 4/5 किलोमीटर ये वाली दूरी रही होगी। तो हमने यहाँ से ये वाली डिस्टेंस दोस्त यहाँ से निकाल ली, 4/5 किलोमीटर है। घंटा लिख दिया गलती से। ये कितना है? 4/5 किलोमीटर है। ठीक है? अगर ये भी 4/5 है, ये भी 4/5, ये भी 4/5, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई आप और कर दोगे, 4 3 12/5। अब 12/5 है, तो 12 दूनी 24, यानी कि 2.4 किलोमीटर हमारी टोटल डिस्टेंस होने वाली है। यानी कि डी ऑप्शन हमारा रहने वाला है। क्लियर है बात यहां तक? या तो इस तरीके से अप्लाई करो, या फिर मैं एक तरीका और आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से समझना। अगर मैं आपको एक तरीका और बताऊं, भाई 2 की स्पीड है, 3 की स्पीड है, और 4 की स्पीड है। डायरेक्ट आप एलसीएम लो यहाँ पे। डायरेक्ट एलसीएम कितना है भाई? 12। तो 2 की स्पीड से 12 किलोमीटर गया, 1 यूनिट की वैल्यू वाला कितना समय लिया? 6। 2 की स्पीड से 12 गया तो कितना समय लिया? 6। 3 चौक 12, 4 समय लिया। 4 3 12, 3 समय लिया। तो कुल समय 6 और 4 10 और 3 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 52। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 52। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई भाई? 13 चौका 52, यानी कि 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई, और इसको डिवाइड भी कर दोगे अगर आप 60 से, तो 13 चौका 52, 4/60, यानी कि 1/15 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1/15। अगर इसको आप 60 से डिवाइड कर दोगे, 13 चौका 52, 13 से कटेगा नहीं है, ठीक है? तो 13 चौका 52 है ना, 60 से डिवाइड कर दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। 13 चौका 52, 4/60, यानी कि 1/15। 1 यूनिट की वैल्यू 1/15 आ चुकी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1/15 आ चुकी दोस्त, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12 यूनिट में 1/15 की मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना? अब ये जो 12 डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है। हम 3 बार चले, 3 बार चले, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई और कर दो, 3 पंजे 15,
3 पंजे 15, यानी कि 12/5 आ गया। 12/5 यानी कि 2.4 किलोमीटर। आप डायरेक्ट भी इस तरीके से निकाल सकते हो, इतना झमेला भी पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। क्लियर है मेरी बात? तो दोनों ही तरीके से बेटा मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का ही एलसीएम 12 मान लो। यहाँ टाइम आ गया आपका 13, 13 की वैल्यू 52 दे रखी है, ये मिनट में है, तो घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि हमें किलोमीटर में बताना है। ठीक है, तो 60 से डिवाइड कर दिया। अब 13 चौका 52, 4/15 यानी कि 1/15 1 यूनिट की वैल्यू आई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1/15 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12 गुना 1/15, तो 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12/15, यानी कि हमने 3 बार चलिए डिस्टेंस 12 12 12 करके 12 यूनिट की वैल्यू 12/15, तो 3 की मल्टीप्लाई और कर दी, तो आंसर कितना आ गया? 2.4। उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, करने की कोशिश करना भाई, है ना। अगला क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई कि ए बी और सी क्रम से 5 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। भाई 3 लोग हैं और तीनों की स्पीड यहां पर हमें दे रखी है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 5 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। कह रहा कि वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद यह पाया जाता है कि ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है। ए और बी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, भाई 3 लोग हैं, ए बी और सी। स्पीड दे रखी 5, 3 और 8, 5, 3 और 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अब यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखी है दोस्त, वो ए और सी के बीच में दे रखी है, ए और सी के बीच में, कि कुछ समय बाद यह पाया गया है कि ए और सी के बीच की दूरी 6 मीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी? 6 मीटर। मुझे एक बात बताओ, ए 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है, सी 1 सेकंड में 8 मीटर चलता है, तो ए और सी के बीच की दूरी 1 सेकंड में कितनी होगी? 8 में से 5 कम कर दोगे 3 होगी, तो 3 यूनिट होगी। अब ये बताओ, सवाल में दे रखी है 6 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फिर? 2 मीटर। आप कहोगे यस सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो ए और बी के बीच की दूरी बताओ 1 सेकंड में कितनी होगी? आप कहोगे 5 में से 3 कम कर दोगे 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 मीटर है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4 मीटर। तो यही सवाल का उत्तर है, सी ऑप्शन। इस तरीके से करना था, आसान सवाल था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका अगला 53। कितना आसान सवाल दे दिया। कह रहा है कि 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 16 का घन का मतलब क्या होगा? 16 की पावर 3 होगा। ठीक है, और 48 के वर्ग की बात कर रहा है, और आप जानते हो 48 का मतलब होता है 16 3 48, और इसके वर्ग की वो बात कर रहा है, तो इस बात का मतलब होगा कि 16 की पावर 2 और गुना 3 की पावर 2 मतलब 9। अब इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ दोस्त ये कहता है कि कॉमन फैक्टर की छोटी पावर को लेकर चलना है, कॉमन फैक्टर की छोटी पावर को लेकर चलना है। अब ये बताओ, 9 जो है, ये 9 जो है, ये दोनों जगह कॉमन है क्या? आप कहोगे नहीं, तो 9 को नहीं लेना है। 16 की पावर 2 है, 16 की पावर 3 है, छोटी पावर है 16 की पावर 2। इसका मतलब आंसर जो बनेगा वो 256 बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो पा रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 54। 54 क्वेश्चन देखिए, कितना जबरदस्त क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। कह रहा है कि बलविंद्र सीसीटीवी की बिक्री पर पहले 9% और 4% की 2 क्रमिक छूट देता है, और फिर वह 268 रुपए की नगद छूट भी देता है। यदि सीसीटीवी कैमरे का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है, तो किसी ग्राहक के लिए सीसीटीवी कैमरे का अंतिम मूल्य क्या होगा? यानी कि किसी ग्राहक को अगर वो देगा तो कितने रुपए में बेच देगा? भाई 2 बार तो उसने छूट दी, डिस्काउंट दिया क्रमिक, एक 9% का, एक 4% का, फिर थोड़ी सी और गुजारिश करने पर ग्राहक के, तो उसने एक नगद छूट और दे दी 268 रुपए की। तो ये कह रहा कि ग्राहक के लिए अंतिम मूल्य क्या होगा, कि किस कीमत पर ग्राहक को, कस्टमर को उसने वो सामान बेच दिया होगा, सीसीटीवी कैमरा बेच दिया होगा। क्लियर है मेरी बात? और इसका जो अंकित मूल्य दे रखा है वो 5,000 रुपए दे रखा है सीसीटीवी कैमरे का। बात को समझ रहे मेरे भाई? भाई 5,000 रुपए अगर लिखा हुआ है, डिस्काउंट कितने का दिया?
5,000 पर 9% का डिस्काउंट दे दिया। यानी कि अगर कोई चीज 100% की है तो 9% का डिस्काउंट देने के बाद वो 91% की होगी। 91/100 यानी कि पॉइंट लगा दूं मैं, 0.91 हो गया। क्लियर है मेरी बात? 0.91 हो गया। क्लियर है बात? यहां तक बात को समझे? अब यहां पर कहा गया 4% का डिस्काउंट और दे दिया, तो इस बात का मतलब उसने 96% में बेच दिया होगा। इसका 96% यानी कि 0.96, मैं ये कह सकता हूं 0.96। तो इतने रुपए में बेच दिया होगा। अब कह रहा कि एक नगद छूट और दे दी उसने 268 रुपए की, तो 268 रुपए और कम कर दोगे। तो इतना काम करने के बाद आपका दोस्त यहाँ पे आंसर यहाँ पे मिलेगा कि ग्राहक के लिए अंतिम मूल्य क्या होगा, लास्ट प्राइस क्या होगा, ये सवाल में पूछ रखा है। तो बताओ क्या होगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब ये है। ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो, मेरे से पढ़ते हो, तो ये समझ लो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी ऐसे सवाल को करने के लिए। ठीक है। अब बात को समझिए, करना क्या है भाई। देखिए, अब जैसे कि ये सवाल आपको दिख रहा है, अगर मैं इसका 5,000 का 91%, 96% निकाल के उसे 268 घटा दूं तो उत्तर मिलेगा। तो क्यों ना मैं एक काम कर लूं, है भाई, क्यों ना मैं एक काम कर लूं कि मैं डिजिटल सम पे काम कर लूं। इसका डिजिटल सम कितना है भाई? 5 है। इसकी यहाँ 9 हटेगा, कितना बचा? 1 बचा। इनटू है 9 हटा, कितना बचा? 6 बचा। माइनस 6 और 2 8 और 8 16, 16 का मतलब 7। क्लियर है मेरी बात? 5 अंक 30, 30 में से 7 कम कर दोगे, कितना आ गया? 23। और 23 का डिजिटल सम कितना होगा दोस्त? 5। यानी कि मैं ये कह सकता हूं आंसर वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा। आप कहोगे यस सर, आंसर वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 5 होगा। तो आप देख रहे इसका डिजिटल सम 4 है, ये आंसर हमारा नहीं होगा। यहाँ पे 6 और 3 9 हटा दिया, 6 और 4 10, यानी कि 1, इसका ये आंसर नहीं होगा, है ना। 6 और 3 9 हटा दिया, 8 और 4 कितना हो गया? 12, यानी कि 3, ये आंसर नहीं होगा। 4 और 1 5, इसका डिजिटल 5 है, तो हमारा आंसर बेटा डी ऑप्शन बनेगा। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व कर भी दूं तो आंसर 4100 रुपए ही आना है। अंतिम मूल्य ग्राहक का 4100 होगा। आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हो कि क्या आएगा आंसर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। इतना ही करना था हमें, पेपर के हिसाब से देख के चलना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पाइए। कह रहे कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह 1,000 ग्राम की जगह 925 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, एक बात समझना मेरी इस सवाल से पहले। तीन तरीके से बेईमाना करता है कोई भी दुकानदार, तीन तरीके से बेईमानी करता है। कैसे करता है, बात को समझना भाई। पहला तरीका क्या होगा? देखो, तीन तरीके मैंने बताए आपको, प्राइस और वेट। देखो, तीन तरीके से करता है बेईमानी कोई भी दुकानदार हो। भाई, एक दुकानदार ऐसा होगा कि वो केवल वेट में ही बेईमानी करेगा, यानी कि वेट से ही प्रॉफिट कमाएगा। यानी कि वो बोलेगा कि मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन तौल में वो गड़बड़ी करेगा, यानी कि तौल कम देगा। यानी कि एक दुकानदार ऐसा होगा जो गड़बड़ी करेगा केवल और केवल वेट में, प्राइस में गड़बड़ी नहीं करेगा। क्लियर है मेरी बात? प्राइस को बढ़ाकर नहीं बेचेगा, कहेगा कि मैं क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता हूं अपने सामान को। दूसरा दुकानदार होगा कि वो केवल और केवल प्राइस में गड़बड़ी करेगा, यानी कि कीमत बढ़ाकर 100 का सामान लाया तो 120 में बेच देगा, लेकिन देगा पूरा, यानी कि तौल पूरा करेगा। ठीक है ना, यानी कि देगा पूरा। तीसरा दुकानदार होता है जो कीमत बढ़ाकर भी बेचेगा और वेट में भी गड़बड़ी करेगा, वेट में भी घोटाला करेगा, ये महाबेईमान हो गया। तो इसका मतलब प्राइस भी बढ़ा दिया, कीमत भी बढ़ा दी और वेट में भी कमी कर दी। क्लियर? अब इस सवाल में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर, देखो ये बोल दिया क्रय मूल्य पर चावल बेचता है, तो यहां से हमें स्पष्ट हो चुका कि जो दुकानदार है वो कीमत बढ़ाकर नहीं बेच रहा, जितने का लाया उतने में ही बेच रहा है, यानी कि वो गड़बड़ी प्राइस में नहीं कर रहा, वो वेट में करेगा, इसका मतलब। ठीक है। लेकिन 1,000 ग्राम की जगह 925 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1,000 ग्राम जितने कीमत पर वो लाया होगा उतने कीमत पर ही वो बेच देगा, लेकिन 925 ग्राम तो लेगा,
925 ग्राम तोलकर वो 1000 ग्राम के पैसे वसूल लेगा। मतलब कहने का ये हुआ, क्रय मूल्य का मतलब यही होगा ना कि जितने का लाया था मैं उतने में ही बेच रहा हूं। इसका मतलब 1000 ग्राम वो जितने में लाया होगा उतने में ही वो बेच रहा है। लेकिन वो तौल में गड़बड़ी करता है, वो 925 ग्राम तोलता है, 1000 ग्राम के पैसे वसूलता है। तो ग्राम से ग्राम कटेगा, ग्राम से ग्राम कटेगा। अब ये 25 से कटेगा, 25 से काट दोगे भाई, 25 से 75, कितना बच गया 17, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100 यानी कि 40। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 37 का सामान 40 में बेच रहा है। तो फायदा कितना ले रहा है, 3 का। कितने पर ले रहा है, 37 पर। और इंटू 100 और कर दोगे, आंसर आपका आ चुका। क्लियर है मेरी बात यहां तक। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर दोस्त मैं थोड़ी देर के लिए 37 को 40 मान लू, क्या मान लू, 40, तो 20 दूनी 40 होगा, 20 पंजे 100 होगा, 5 दिए 15, 15/2 यानी कि 7.5% हमारा आंसर बनेगा। ये 7.5% आंसर केवल और केवल तभी बनेगा जब हम अपोन की वैल्यू 40 लेते हैं। लेकिन ये 40 से कम है, ये 37 40 से कम है। तो इसका मतलब आंसर जो भी होगा वो 7.5 से तो ज्यादा ही होगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ 7.5 से कम आंसर नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, 7.5 से कम नहीं होगा, 7.5 से भाई कम नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 7.5 से ज्यादा है। तो इसका मतलब आंसर दोस्त हमारा लगभग 8.11% होगा। ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो पाई होगी कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन में भी नहीं फंसते और किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेकर अपने आंसर तक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस लंबवर्तीय बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 22.5 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक लंबवर्तीय शंकु के आकार में ढाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। आपसे इतनी सी बात प्यारे बच्चों पूछ ली है। अब बात को समझिए, जब भी आपके सामने 2D या 3D में से क्वेश्चन हो, मतलब खासकर अगर मैं बात करूं 3D की, और अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस में 2 क्वेश्चन फिक्स है, इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चन 2D या 3D से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जब भी कोई भी क्वेश्चन आपका 3D का हो और आपको ये कहा जाए कि एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज में बदला गया है, तो याद रखना दोस्तों, हमेशा उन दोनों का वॉल्यूम यानी कि आयतन समान होता है। क्लियर है बात यहां तक। अब यहाँ पे एक लंबवर्तीय बेलन यानी कि सिलेंडर की बात कर रहा है। ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है भाई। ठीक है, अब बात को समझना भाई, ये एक सिलेंडर है और इसको पिघलाकर क्या बना दिया, कोन यानी कि शंकु बना दिया, लंबवर्तीय शंकु बना दिया, इस तरीके से बना दिया। ठीक है, इस तरीके से एक शंकु बना दिया गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसके आधार की त्रिज्या 22.5 है, रेडियस कितनी दे रखी है, 22.5 यहाँ पे आधार की त्रिज्या में दे रखी है, और हाइट दे रखी है भाई 24, हाइट दे रखी है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, और इसको पिघलाकर लंबवर्तीय शंकु के आकार में डाला जाए जिसके आधार की त्रिज्या 36, यहाँ पे 36 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है। और आपसे पूछ रहा है कि हाइट बताओ इसकी क्या होगी, हाइट बताओ क्या होगी। भाई इसको पिघलाया, मेल्ट कर दिया, इसमें बदल दिया गया, तो इस बात का मतलब हम ये बात तो जानते हैं कि वॉल्यूम दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, आयतन बराबर होगा, यानी कि इसका आयतन इसके बराबर होगा, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए शंकु के आयतन का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कौन। क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आर कितने दे रखा, 36, यानी कि 36 का स्क्वायर। एच, एच की वैल्यू हमें निकालनी है, ये किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के, यानी कि पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है दोस्त, 22.5, और इसका स्क्वायर है, और इंटू क्या होगा, इंटू होगा ऊंचाई यानी कि 24। क्लियर है बात यहां तक, आप कहोगे यस सर, यहां तक चीजें एकदम क्लियर है। अब एक बात समझिए भाई, एच की वैल्यू हमें चाहिए, पाई से तो पाई कटेगा, अब 3 की मल्टीप्लाई उधर होगी, तो 3 × 22.5 गुणा 22.5, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई कर दी, और इंटू 24 भी है। अपोन में क्या होगा, अपोन में आ गया दोस्त 36 का स्क्वायर, यानी कि 36 × 36 कह सकता हूं, आप कहोगे यस सर कह सकते हो। एच की वैल्यू निकालनी है, एच के बराबर होगी इतना सारा मटेरियल ये। ठीक है, अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है, बस और कुछ नहीं करना, यानी कि काट पीट करनी है, और कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। अब मेरी बात को समझना भाई, मुझे एक बात बताओ, यहां से ना पॉइंट में हटा दूं, 2 जीरो नीचे आ जाएगी, यानी कि 100 आ गया नीचे। क्लियर है बात यहां तक। अब मुझे एक बात बताओ, 25 निम्मा 225 है, 25 चौका 100 है, 4 बार कट गया,
क्लियर बात यहां तक? ठीक है भाई। अब ये बताओ, 12 से काट दूंगा, 12 तिये 36 और 12 दूनी 24। क्लियर? 3 से ये 3 कटी जाना है। अब 4 से कौन कटेगा? 4 से कटेगा, ये 2 से काट सकते हो। 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 4 आ गया नीचे, यानी कि 4 दूनी 8 आ गया। यानी कि ऊपर क्या बचा? 225 बचा ऊपर। ये 225 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो आप कहोगे सर 8 दूनी 16, 4 और 2 6, 65, 8 अठी 64, यानी कि आंसर 28 से शुरू होगा। कह सकता हूं कि नहीं? आप कहोगे यस सर। तो एक ही ऑप्शन 28 से शुरू हुए। ठीक है, इतना ही काम करके निकलना है। 28.125 सेंटीमीटर, यही इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है बात? ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी अगर आपको हाइट निकालनी है तो, वरना दूसरा रास्ता तो बेटा यही है कि आपको छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो। ठीक है, इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैंने बहुत इजीली वे में आपको समझाया है कि दोनों का वॉल्यूम को इक्वल करना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट करिए फटाफट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 57। अब देखिए 57, ये एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मैं सोच ही रहा था कि यार अब तक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि ऐसा तो कोई सरकारी एग्जाम आज तक गया ही नहीं जिसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, छोटा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कौन? टाइम एंड वर्क। ठीक है, चलिएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है, कह रहे कि 24 पुरुष एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 8 और पुरुष उसके साथ उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, उन सभी को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये सवाल में मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, पूछ लिया गया है। ठीक है ना, कितना समय लगेगा? देखो काम की बात इसमें ये दे रखी है, शेष कार्य। ये वाली जो बात दे रखी है ना, शेष कार्य, ये स्पेशल बात है, ये काम की बात है इस सवाल में। ठीक है ना, शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि हमें जो काम कराना है वो रेस्ट वर्क कराना है, बचा हुआ काम कराना है। अगर हमें दोस्त बचा हुआ काम कराना है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हम भी फिर बचे हुए काम पर ही काम करेंगे। क्लियर है बात? अब किस तरीके से करेंगे देखिएगा। रेस्ट वर्क ये हमें कराना है। ठीक है भाई, अब मेरी एक बात समझना भाई, शुरुआत में 24 आदमी थे। अब 24 आदमी पे अगर हम काम कराए तो कितने दिन में काम खत्म होता? 9 दिनों में काम खत्म होता। अब हुआ यूं कि कुछ दिनों तक उन्होंने काम किया, कुछ दिनों का मतलब 3 दिन तक उन्होंने काम कर लिया, कि उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 8 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। यानी कि उन 24 आदमियों ने 9 दिन में तो काम पूरा कर ही लेते हैं, लेकिन 3 दिन तक काम किया। 3 दिन के बाद 8 पुरुष जुड़े, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 24 आदमियों ने 3 दिनों तक काम कर लिया। 3 दिन का काम यानी कि खत्म हो चुका। तो 9 दिन में से अगर 3 दिन का काम खत्म हो चुका तो कितने दिन का काम बचा? आप कहोगे सर 6 दिन का काम बचा। अगर 6 दिन का काम बचा तो मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई कि 24 आदमियों का 6 दिन का काम बचा हुआ है। तो क्या ये 24 गुणा 6 ये हमारा शेष काम नहीं है? आप कहोगे यस सर। और ये शेष काम ही हमें किन पे कराना है? ये शेष काम कराना है हमें जो बाद में 8 पुरुष और आ जाते हैं। यानी कि 24 तो पहले ही थे, 8 और आगे, तो इसका मतलब 32 लोगों पे ये शेष काम कराना है। और पूछ रहा है कि कितने दिन में काम पूरा होगा। इस डी की वैल्यू दोस्त हमें निकालनी है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ, 8 तिये 24 और 8 चौक 32 और 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, तो यानी कि 3 तिये 9, 9/2, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 4.5। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो 4.5 दिन में ये काम पूरा कर लेते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहता कि टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा तो फिर हम दूसरे तरीके से करते, लेकिन यहाँ शेष की बात कह रहे हैं तो शेष पे ही हमने काम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए दोस्त क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 में परसेंटेज का क्वेश्चन है। यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्च में वृद्धि न हो? यानी कि खर्चा कांस्टेंट है। भाई कोई अगर कीमत, किसी भी चीज की कीमत अगर बढ़ती है तो इसका मतलब उसका यूज कम होना शुरू होगा। तो यानी कि अगर 20% की वृद्धि हो रही है, भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 1/5 है। यानी कि अगर प्राइस पहले 5 था तो उसमें 1 की वृद्धि हो गया 6 हो गया।
प्राइस 5 से 6 हो गया, क्लियर है बात। अगर कीमत बढ़ी तो खपत इसके उल्टे रेशो में कम होगी, 6 से 5 हो जाएगी खपत, यानी कि एक की कमी होगी कितने पे, 6 पे। और 100 पर कितना, 16 से ही 2/3%, हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। आंसर आया दोस्त हमारा 16 से ही 2/3%। क्लियर है बात। भाई कीमत बढ़ती है 5 से 6 के रेशो में, और खपत होगी इसके उल्टे रेशो में, 6 से 5 के रेशो में। तो यानी कि अगर खपत पहले 6 थी तो अब 5 है, कंजप्शन यानी कि कम हो गया, एक कितने पे, 6 पे, यानी कि 16 से ही 2/3%। क्लियर है बात यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका है दोस्त 59। अब क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, बात को समझिए। कह रहा है कि एक वस्तु 2.6 मिनट में 15 मीटर और अगले 26 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इस पूरी क्रिया के लिए इसकी औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड आपसे पूछना चाहता है, बात को समझना दोस्त। अगर हमारी डिस्टेंस गलती से भी कांस्टेंट हो जाती तो हम डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला लगा देते, 2xy/x+y। कब, जब डिस्टेंस अगर गलती से भी कांस्टेंट हो जाती। लेकिन इस सवाल को जैसे ही आपने पढ़ा तो आप समझ चुके हैं कि 15 मीटर यहाँ पे है और 26 किलोमीटर यहाँ पे है, तो डिस्टेंस दूर दूर तक भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते मेरे प्यारे दोस्त। तो बात को समझना। अब एवरेज स्पीड निकालने का एक तरीका है जो स्टैंडर्ड तरीका है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपको डायरेक्ट लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर है बात यहां तक। अब सवाल को समझिए, कुल दूरी। अब कुल दूरी कितनी है भाई, 15 तो मीटर यहाँ पे है और 26 किलोमीटर यहाँ पे है, और बताना मीटर प्रति सेकंड में है। तो हम क्या करेंगे, 26 किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे। और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर होगा, और 26 किलोमीटर का मतलब 26,000 मीटर होगा। 26,000 मीटर ये हो गया और 15 मीटर ये हो गया, तो कितना हो गया दोस्त, 26,015 मीटर। आप कहोगे यस सर। भाई 26,000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर, 26 में मल्टीप्लाई करोगे 26,000 मीटर, और 15 मीटर ये रहा, तो इसका मतलब कुल दूरी कितनी आ गई, 26,015 मीटर। कुल दूरी बटे कुल समय। अब हमें क्या चाहिए दोस्त, कुल टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। अब सेकंड में टाइम चाहिए। अब यहाँ पे 2.6 मिनट दे रखा है, यानी कि 15 मीटर में इतना समय लगता है। इसको 60 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेकंड में बदलेगा कि नहीं। 2.6 2.6 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सेकंड में बदल होगा, जीरो से ये पॉइंट हट गया। 6×6 = 36 का 6 का 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15, यानी कि 156 सेकंड यहाँ पे हो चुका। अब 26 किलोमीटर दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं टाइम निकाल लूं कि 26 किलोमीटर जाने में 30 की स्पीड से कितना टाइम लगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो कितना लगेगा भाई, 26/30 घंटे लगेंगे। अब घंटे को मिनट सेकंड में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बदलेगा मिनट में। अब एक बार और 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बदल गया दो सेकंड में। अब यहाँ पे काट पीट मचा दोगे, 30 दूनी 60 और 26 दूनी 52 × 60 और करना है, यानी कि 52 × 60 और करना है। 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 6×5 = 30 और 1 31, यानी कि 3120। ये हो गया दोस्त हमारा क्या, सेकंड में टाइम। कुल समय निकालना है, कुल समय यानी कि 6 तो यहाँ पे आ गया, और 5 और 2 7 हो गया, और यहाँ पे 1 और 1 2, यानी कि 3276 सेकंड, 3276 सेकंड। यही हमारी एवरेज स्पीड बनेगी। अगर मैं 26,015 को 3276 से डिवाइड कर देता हूं तो हमारा आंसर दोस्त आ जाएगा इजिली। अब बात को समझना। भाई मेरी एक बात बताओ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पर 3 पे और 26 पे फोकस करूं तो 3 × 8 = 24 है, यानी कि लगभग 8 गुना दिखाई दे रहा होगा आपको, लगभग 8 गुना। तो इसका मतलब 2.92 तो कभी आंसर नहीं बनेगा, ना बी ऑप्शन बनेगा, 3.76। यानी कि हम दो ऑप्शन बेटा बहुत नजदीक है, ये 8 गुना है और ये 7 गुना, यानी कि 7.94, लगभग 8 ही मान सकते हो उसको भी, है ना। ये 8.5 है लगभग, ये कितना जा रहा है आपका, ये लगभग जा रहा है बेटा 9 गुना, है ना, क्योंकि 8.55 है तो ये लगभग 9 गुना हो रहा है एक तरीके से। तो एक बार आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि इसको भाग कर ही लेते हैं कि 8 बार कटेगा कि 7 बार कटेगा। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं 8 का पाड़ा पढ़ता हूँ, 3276 का 8 गुना कर लेता हूँ। 8×6 = 48 का 8 का 4,
आठ सती 56 और 4 60 आ गया। 6 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 8 थे 24 और 2 26, यानी कि 26,208 आ चुका। और ये तो हमारा 26,015 ही है, यानी कि अगर मैं 8 बार चलाऊंगा तो इससे ज्यादा जाएगा, तो इसका मतलब ये आंसर भी हमारा नहीं होगा। आंसर फिर हमारा कौन सा होगा दोस्त? 7.94 होगा। तो बिल्कुल सही जवाब हुआ हमारा 7.94 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो पाई होगी। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, ऑप्शन को बहुत नजदीक रखेगा ताकि बच्चा थोड़ा सा मतलब जो है भ्रमित हो, क्वेश्चन को गलत करके आए। लेकिन आपको गलत नहीं करना, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्योंकि हमें 40 क्वेश्चन ही करने थे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन दोस्त मैथ के। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि अपना एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बिना करे सॉल्यूशन आप कर सकते हो। देखिएगा, अमन एक कार्य को 78 दिनों में, भाई 78 दिनों में कौन? अमन। राम यह कार्य 39 दिनों में कर सकता है। तो एक बात समझिए, 78 का आधा है कि नहीं? 78 का आधा 39 होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे देख के ही समझ गया कि अगर अमन 78 दिनों में करेगा किसी काम को और राम 39 दिन लेगा, तो इसका मतलब राम कम समय ले रहा है। तो इसका मतलब ये कम समय ले रहा है, तो इसका मतलब ये दुगना काम करता होगा उससे। क्लियर है मेरी बात? दुगना काम करता होगा किससे? अमन से। अब सवाल में ये क्या क्या बोल रहा है फिर? अमन ने अकेले काम शुरू किया, यानी कि राम नहीं गया अभी, अमन ही अकेले लगा पड़ा है। कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि 39 दिनों में समाप्त हो जाए? यानी ये काम को हमें पूरा करना है 39 दिनों में, और राम गया नहीं और अमन जा रहा है काम करने के लिए, और 39 दिनों में काम भी खत्म करना है। तो ये पूछ रहा है कि राम कितने दिन बाद जुड़ेगा उसके साथ। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अमन तो पूरे 39 दिन काम करेगा। अगर राम एक दिन में दो काम करता है, भाई वो एक करता है अगर, क्योंकि ये कम समय ले रहा है, आधा समय ले रहा है, तो दुगना काम करेगा। यानी कि अगर अमन एक दिन में एक काम करता है तो 39 दिन में कितना काम करेगा? 39 ही काम करेगा। क्लियर है मेरी बात? और अगर मैं बात करूं राम की, राम दुगना काम करेगा, राम दुगना काम करेगा और अमन एक गुना काम करेगा। अगर ये 39 दिन काम करता है तो कितने दिन बाद जुड़ना चाहिए? 39/2, यानी कि आधे दिन बाद जुड़ना चाहिए कि नहीं? तो आंसर तो सीधा सीधा मिल रहा है हमें, ए ऑप्शन। बात को समझिए, अगर नहीं समझ में आया भाई, ये 78 दिन है, ये 78 दिन में करता है, और राम करता है कितने दिन में? 39 दिन में। अगर मैं टोटल काम मान भी लूं कि भाई 78 काम है, एल्शियम लोगे ना, 78 39 का एल्सियम कितना आ गया? 78। ये टोटल वर्क हो गया हमारा। यहाँ पे एक आ गया, 39 दूनी 78, यानी कि अमन एक दिन में एक काम करेगा और राम एक दिन में दो काम करेगा। अब अमन तो 39 दिन काम करता है भाई, अगर अमन 39 दिन काम करेगा और अमन एक दिन में एक काम करेगा, अमन 39 दिन काम करता है तो 39 दिन में 39 काम खत्म कर लेगा। बचेगा काम कितना? 39। अब बचेगा काम कितना मेरे भाई? 39। कौन करेगा? राम करेगा। एक दिन में करता है दो काम, 39 काम को करने में कितने दिन लेगा? 39/2 दिन लेगा। कितने दिन लेगा भाई? 39/2 दिन लेगा। अब 39 दिनों में काम समाप्त हो गया, कितने दिन बाद गया होगा? तो 39 में से घटा दोगे, 39 में से 39/2 घटाओगे तो यही बचेगा कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो इतना ही इस सवाल में हमें करना था, हालांकि इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, देख के ही पता लग रहा था कि आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, चलिएगा। तो आज के क्लास में अगर चीजें समझ में आई है और आपको लगता है कि इससे कुछ ना कुछ फायदा है, तो भाई लाइक शेयर और भाई कमेंट करना ना भूले। कमेंट करके मुझे बताया करो कि भाई क्लास समझ में आ रही है, आपको फायदा हो रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, चलिए खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो भी एग्जाम कोई भी होगा तो उसी का एग्जाम में कराऊंगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और इसी लगन और मेहनत के साथ भाई अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय।